स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। और आज हम जहां कल रुके थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने बहुत ज़्यादा एक्लिप्स के बारे में, मिडनाइट सन, ये सब पढ़ा था और यूनिवर्स, स्टार्स, इन सबों के बारे में अपने टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। ये आपका बेसिकली रिवीजन है और इन 15 दिनों में हमें सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में जब बैठे तो वो सारा जो भी कुछ क्वेश्चन आ रहा हो उसका ओवरव्यू हमको पता हो। और 4 ऑप्शंस सामने होते ही हैं, उन 4 ऑप्शन से जो दिमाग में आंसर आ रहा है उसको समझते हुए एक सही ऑप्शन को टिक करके आना है। उतना मुश्किल नहीं है। तो आइए, ज्योग्राफी आज ख़त्म करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर को एक बक्से की तरह समझ लो जो धरती को अपने चारों तरफ से लेके धरती को अपने अंदर रखे हुए है। और ये जो गोलाकार बक्सा है इसने एटमॉस्फेयर के तौर पे यानी वातावरण के तौर पे धरती को बचा रखा है। अन्यथा बाकी ग्रहों की तरह ही हमारी धरती भी जीवन को सपोर्ट करने लायक बिल्कुल नहीं होती। आप सुनने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखे हुए शब्दों पे ज़्यादा फोकस नहीं करिए। इतना टाइम नहीं है कि वीडियो एडिटिंग करके आपके लिए सब कुछ फिर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि समय कम है। तो ज़्यादा सुनने पे ध्यान दें और सुन के उसे रिवाइज करें, खुद से ढूंढें और इस तरह से अपने टॉपिक्स को पूरा करने की जल्दी से जल्दी हम कोशिश करें। जो एक्चुअल एटमॉस्फेयर है वो धरती से लगभग 1000 किलोमीटर तक एक्सपैंडेड है। यानी धरती की सतह से अगर तुम ऊपर जाओगे तो लगभग 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का कोई ना कोई भाग होता ही है। पर जो 99% हवा है, यानी जो इस पूरे एटमॉस्फेयर का हवा का भी कुछ वज़न होता है। किसी ऐसे आदमी को बताया जाए कि हवा का कोई वज़न नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की, तो उसके लिए तो अलग बात है, वो बहस कर लेगा। पर आपने पढ़ा है कि हवा का भी सर्टेन अमाउंट में वेट होता है, कुछ वज़न होता है। गैस का जो सिलेंडर घर पे आता है उसमें तो हवा ही भरा होता है एक तरह से, पर उसका वज़न हो जाता है जब गैस उसमें भरा जाता है, यानी गैस का वज़न होता है। तो जो एक्चुअल वेट है, ये जो अर्थ सरफेस से लेके पूरा जो 1000 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, इसमें जो अधिकांश वेट है एटमॉस्फेयर का, 99% जो वेट है, वो लगभग 32 किलोमीटर धरती से लेके आसमान की ओर जब आप 32 किलोमीटर बढ़ेंगे उतने ही दूर में करीब 99% तक एटमॉस्फेयर है धरती का। उसके बाहर एटमॉस्फेयर बेहद हल्का हो जाता है, बेहद पतला हो जाता है। ये एटमॉस्फेयर के बेहद पतले पतले लेयर्स हैं जो किसी न किसी तरीके से धरती को एक तरह से बचा के रखते हैं। ये एटमॉस्फेयर हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर के किसी भी स्पेस के जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड गिरते रहते हैं, उनसे काफ़ी हद तक हमें ये एक सुरक्षा प्रदान करता है। अब एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में फटाफट एक बार जान लेंगे। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% में है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद नियॉन, 5वें नंबर पे नियॉन आता है जो कि बेहद कम मात्रा में है। 6ठे नंबर पे हीलियम है, 7वें नंबर पे ओजोन आ जाता है गैस में, और 8वें नंबर पे आता है हाइड्रोजन। ये बस रैंक याद रखना कि टॉप पे आएगा नाइट्रोजन, इसका परसेंट पता होना चाहिए 78, फिर आता है ऑक्सीजन 21%, फिर आता है आर्गन 0.93% और फोर्थ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार सवाल भी आया था यूपीएससी में कि कार्बन डाइऑक्साइड किस रैंक पे है, तो हो सकता है बीपीएससी भी इसी तरह से किसी गैस के ऊपर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार फिर से, नंबर 1 पे नाइट्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आर्गन, नंबर 4 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 5 पे नियॉन, नंबर 6 पे हीलियम, नंबर 7 पे ओजोन और नंबर 8 पे हाइड्रोजन। फिर से सुनना, रिवाइज हो जाएगा। वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर का एक बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर तो ना हो तो फिर बारिश वगैरह इन सब चीज़ों का एक पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो जगह लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वाटर वेपर अकेले 4% जगह लेके रखता है। यानी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन इसमें वाटर वेपर का भी हो जाता है। तो अगर वाटर वेपर का इंपॉर्टेंस पूछे तो वाटर वेपर के इंपॉर्टेंस के तौर पे जान लो कि ये क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं उसमें इसका हिस्सा होता है। प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होती है, बर्फ़, ओले जो गिरते हैं, या आंधी तूफान जो आती है, उसमें वाटर वेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, वाटर वेपर इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। हमारे एटमॉस्फेयर में धूल भी होता है, यानी डस्ट भी होता है, और ये सूरज की आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट वापस स्पेस में भेजने के काम में आती हैं, या फिर वो डस्ट पार्टिकल के ही चारों तरफ जो बारिश की बूंदें हैं वो भी बनती हैं। ठीक है, तो ये एज ऑब्जेक्ट्स काम करता है जिसके ऊपर रेन ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ वाटर जिसको कहते हैं। जब वाटर वेपर बन जाता है तो इन्हीं धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनके चारों तरफ बारिश वाला जो पानी है वो बनता है। ये डिटेल में जानना है तो अलग से इसका टॉपिक लेना पड़ेगा। अभी बस इतना जान लो कि इन्हीं धूल के चारों तरफ कोई भी बारिश का पानी भाप बनने के बाद पानी के लायक या बर्फ़ के लायक जो न्यूक्लियाई होता है वो बनता है। और ये जो वाटर वेपर्स हैं ये असल में स्रोत हैं सभी बादलों के, बारिशों के।
तो वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये वाटर वेपर जिसके ऊपर पानी बनाते हैं वो है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एरोसॉल पार्टिकल्स हैं। एरोसॉल होता है जो मतलब किसी के जलने के बाद जो धुआं धुंध धूल टाइप जो आसमान में जमा हो जाता है, या हम जब खेत वेत में काम करते हैं वहाँ धूल उड़ता है, या किसी भी तरीके से जो धूल एटमॉस्फेयर में है उसी के चारों तरफ ये बना हुआ वाटर वेपर बारिश के टुकड़े को बनाता है। ये जो धूल होता है आसमान में, शाम को जब सूरज ढलता है तो जो आसमान लाल और ऑरेंज सा दिखता है। ध्यान रहे, ये सवाल बन सकता है कि रेड और ऑरेंज शाम को जो आसमान दिखता है इसके पीछे जो कारण है वो क्या है। तो एक तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी सूरज आज क्षितिज पे ढल चुका है आसमान में, ठीक है, और जो उसका रोशनी है वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, यानी परावर्तित हो रहा है, और परावर्तित होने के कारण जो इसके 7 रंग हैं इंद्रधनुषीय रंग, ये आपस में फैल जाते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला रंग जो रेड है वो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। तो पर ये रिफ्रैक्शन करा कौन रहा होता है? अगर सवाल आ जाए कि ये जो सूरज की रोशनी रिफ्रैक्ट कर रही है, आखिर एटमॉस्फेयर में ये रिफ्रैक्शन करा कौन रहा है? तो एक तो हो जाएगा एटमॉस्फेयर, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल हो जाता है वो हो जाता है डस्ट। धूल जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है सबसे ज़्यादा रोशनी को बिखराने का काम वही करता है, जिसके कारण शाम को आसमान लाल या ऑरेंज कलर का हमें दिखता है। सुबह भी दिखता है, शाम को भी दिखता है, आप जानते ही हैं। और यह आमतौर पे होता है जब तक सूरज क्षितिज पे नहीं आया होता है, आसमान में सूरज प्रॉपरली नहीं आया हुआ होता है, उसके पहले ही ये घटनाएं घटती हैं, ठीक है। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। ये बेहद ज़रूरी पार्ट हो जाता है, अक्सर पूछ देता है कि कौन सा लेयर किस नंबर पे आता है, पर इतना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि किस लेयर का क्या काम है। पहले कुछ बेसिक जान लो कि कौन कौन से लेयर हैं। तो जिस लेयर में हम रहते हैं उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, सबसे नीचे है। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर आता है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के ऊपर आता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर को कई बार आइनोस्फेयर भी कहते हैं, बस रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस इसको थोड़ी देर के लिए कंसिडरेशन में रखिएगा। अब मैं इनको थोड़ा एक्सपैंडेड व्यू में, यानी इनको फैला के आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रोपोस्फेयर वो जगह होती है जहाँ कि हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ मोस्ट ऑफ द जीवन संभव है, जहाँ मोस्ट ऑफ द क्या कहिए सारा जीवन इसी में संभव है। तो वो जो हवा का जो लेयर है, जो वो एटमॉस्फेयर है, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और ये लगभग धरती से 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है। तो बोले ये कैसे हो सकता है, कहीं 8 कहीं 18? ये क्या हवा, मतलब क्या एटमॉस्फेयर भी बराबर नहीं है? तो हाँ, बराबर नहीं है। जैसे कि आपने पीछे मैंने आपको बताया था कि जब धरती घूमती है तो एक बल्ज बन जाता है इक्वेटर पे, यानी इक्वेटर थोड़ा ज़्यादा बाहर की ओर फैला हुआ है। उसी तरह एटमॉस्फेयर भी रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेयर भी घूमने से धरती के कारण बाहर की ओर उसे एक, धरती जब स्पीड में घूमती है तो जो धरती के बीच का हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर को ढकेलता है, और जब ये एटमॉस्फेयर ढकेलता है तो इक्वेटर के पास यानी अक्षांश रेखा के पास तो धरती बाहर निकलती ही है, पर उसके साथ साथ ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये भी थोड़ा बाहर की ओर जाता है। और इसके बाहर की ओर जाने के कारण जो सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं वो भी थोड़े थोड़े बाहर की ओर जाते हैं। तो सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा आपको मिलेगा वो मिलेगा इक्वेटर के पास, यानी लगभग जो 18 किलोमीटर तक जो ट्रोपोस्फेयर फैला है, ये कहाँ तुम्हें मिलेगा? ये मिलेगा हो सकता है इक्वेटर के पास। और जो 8 किलोमीटर वाला हिस्सा है वो मिलेगा तुम्हें पोल्स के पास, यानी जो ध्रुव हैं, क्योंकि पहले भी पढ़ा है कि ध्रुव थोड़े चपटे होते हैं इक्वेटर के कंपैरिजन। तो ध्रुव चपटे होने के कारण वहाँ जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स है वो भी थोड़े दब जाते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इसीलिए लगभग धरती से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक तुम्हें ध्रुवों के ऊपर ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, पर जब इक्वेटर पे आ जाते हो तो ये ट्रोपोस्फेयर फैल के लगभग 18 किलोमीटर तक चला जाता है। इस लेयर की एक और ख़ास बात है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी इसमें टेम्परेचर घटता जाता है, और ट्रोपो का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है। तो ज़्यादातर हर जगह पे आप बदलाव देखिएगा। इसमें वाटर वेपर होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, सवर्स, मतलब ज़्यादातर बदलाव, एक जीवन जिसमें लगातार बदलाव आते रहता है, इसीलिए इसका नाम शायद ट्रोपोस्फेयर रखा गया है। और क्योंकि यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग और नया होते रहता है, और अलग और नया वहीं होता है जहाँ जीवन होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द लाइफ्स हैं, और सारे लाइफ्स हैं, और ट्रोपो का मतलब ही होता है चेंज। और ये माना जाता है कि टेम्परेचर मे बी एज लो एज -58 डिग्री सेल्सियस अगर तुम ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे चले जाओ, यानी कि ट्रोपोपॉज। जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है वहाँ एक और लेयर है जिसका नाम रखा गया है ट्रोपोपॉज। वहाँ ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि वहाँ टेम्परेचर जो है वो घटते घटते -58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और यहाँ ट्रोपोस्फेयर का अंत होता है, और इसके बाद वाला जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है वो स्टार्ट होगा, और वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर के बाद जो ट्रोपोपॉज आता है ये ठीक उसके ऊपर स्टार्ट होता है, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है।
ट्रोपोपॉज से शुरू होता है, जो 18 किलोमीटर से 8 किलोमीटर हर जगह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक पतली सी लेयर है, उसके ऊपर से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है और ये लगभग 50 किलोमीटर तक, वही थोड़ा कहीं झुका होगा कहीं ज़्यादा होगा, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी सोखता है। अब सूरज की रोशनी ये क्यों सोखता है? क्योंकि इसी में पाया जाता है तुम्हारा जीवनदायी ओजोन, जो अगर धरती पे हो तो जीवन के लिए खतरनाक है, पर अगर आसमान में हो यानी स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो ये जीवन के लिए बहुमूल्य हो जाता है। जी हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे ये यहाँ तापमान जो है वो गिरती नहीं है, यहाँ तापमान बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ तापमान, यहाँ जो टेम्परेचर है, इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट नॉट टू डिक्रीज। जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है उसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और स्ट्रेटोपॉज के ठीक ऊपर आता है तुम्हारा मेसोस्फेयर, और ये माना जाता है कि ये ठीक मेसोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोपॉज के ऊपर से शुरू होगा और ये लगभग 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक जाएगा। यहाँ एक बार फिर से टेम्परेचर घटने लगता है। अब स्पेस में हम मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ एक बार फिर से टेम्परेचर घटने लगेगा और इसकी ऊंचाई तक जाते जाते -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है, यानी यहाँ बहुत ठंड होगी, और इसका भी जहाँ अंत होगा उसे मेसोपॉज कहते हैं। और मेसोपॉज के ऊपर जो स्फेयर शुरू होता है, यानी अब हम नए स्फेयर में आएंगे जिसका नाम है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर जो है ये फैल जाता है लगभग 640 किलोमीटर तक। मेसोस्फेयर के ऊपर ये स्टार्ट होगा, मेसोपॉज जो उसका एंड है वहाँ से थर्मोस्फेयर स्टार्ट होगा, और इसका जो एक्सपेंस है यानी ये लगभग 80-81 किलोमीटर से शुरू होगा धरती के सतह से, और लगभग 440 किलोमीटर तक ये फैलता है। इसी जगह आपके मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स काम करते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत घना नहीं है कुछ भी टेम्परेचर मैनेज करने के लिए, यानी यहाँ जैसा टेम्परेचर मिलता है वैसा हो जाता है, इसीलिए सूरज की रोशनी बेहद सीधे तौर पे इस हिस्से को प्रभावित कर रही होती है। तो यहाँ जो टेम्परेचर इंक्रीज है ये बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1480 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यही वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है जहाँ मोस्ट ऑफ द जो आपके मीटियोराइट्स वगैरह हैं वो जलते हुए आपको दिखते हैं। ये वही हिस्सा है जहाँ अधिकांश जो स्पेस प्रोग्राम से जो हमारे स्पेसशिप्स वगैरह आ रहे थे, एक ये है और दूसरा एक है स्ट्रेटोस्फेयर। इन दोनों जगहों पे थोड़ा जो हमारे जो स्पेसशिप्स वगैरह होते हैं उनको खतरा ज़्यादा होता है, बर्निंग का खतरा यानी जलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ जो टेम्परेचर है ये लगभग 1480 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, पर इतना टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि इस लेयर में बहुत ज़्यादा एक्सरे हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन का इस एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं यानी ऋणात्मक आवेशित कण जो होते हैं जिनको आयंस भी कहते हैं, ये मुख्य कारण है यहाँ टेम्परेचर के इतने बढ़ने का। इसी जो स्फेयर है थर्मोस्फेयर, इसी के कारण आप मोबाइल वगैरह पे या इंटरनेट वगैरह जो सैटेलाइट के थ्रू जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसी स्फेयर के कारण ईजिली हम इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द आयंस हैं, कण जो हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी विद्युतीय तरीके से चार्ज होते हैं। तो ये किसी भी इंफॉर्मेशन को जब इस यहाँ पास किया जाता है तो ये आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और इसके कारण दुनिया भर में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाता है, स्थापित हो पाता है। जैसा कि मैंने बताया, मीटियोर्स हो गए या फिर अदर कोई भी गिरता हुआ सैटेलाइट है, ये ज़्यादातर इस स्फेयर में वो ख़त्म हो जाता है। इस स्फेयर में जैसे ही वो घुसता है तो घर्षण से वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल जल जाता है, तो वो धरती तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये स्फेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए ऐसे कितना खतरनाक है, बट हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग स्फेयर्स किस तरह से हमारे जीवन को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है एग्जॉस्फेयर, और जैसे ही थर्मोस्फेयर ख़त्म होता है एग्जॉस्फेयर उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत हौच-पौच है, ख़त्म मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट लाइन नहीं है कोई, मतलब एक सर्टेन नंबर के बाद एक दूसरे में लोग घुल मिल रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं। तो जैसे ही एग्जॉस्फेयर आता है, और इसका ये लगभग 960 किलोमीटर या उससे आगे तक भी कुछ जाता है, और बाद में ये स्फेयर जाके इंटरप्लैनेटरी स्पेस यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो स्पेस है, उसमें ये मर्ज कर जाता है धीरे धीरे, कम होते 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 होते, ऐसा बताया था 1000 किलोमीटर तक है। आखिरकार ये एक स्पेस में मर्ज होने का काम करता है। ये एक ट्रांजिटरी जो स्फेयर है वो समझ लो, धीरे धीरे स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं हम एटमॉस्फेयर से। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 1650 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और यहाँ जो गैसेस पाई जाती हैं बेहद कम मात्रा में, मतलब एटमॉस्फेयर का तो हिस्सा है, पर मैंने बताया है कि 99% जो हिस्सा है वो लगभग हमारे धरती से 32 किलोमीटर तक के हिस्से में ही पूरा हो जाता है।
यानी यहाँ जो हवा होगी ये न के बराबर होगी। तो बेहद कम मात्रा में, बेहद छोटे-छोटे ट्रेसेस कह लो, उसके फॉर्म में यहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत कहीं मिल जाता है, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, इस तरह के गैसेज़ यहाँ पाए जाते हैं। चलिए आगे अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ सन क्रिएट्स एनर्जी, यानी जो सूरज है उसके पास इतनी शक्ति आती कहाँ से है कि ये अरबों खरबों सालों तक जो सूरज है इतना रोशनी देता है, इतने समय तक जो गर्मी है ये देते रहता है। तो आखिर ये क्या है उसके अंदर जो ये सब काम कर रहा है। तो हम इतना तो अभी वैज्ञानिक भी प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं कि आखिर जो सन के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसका जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, यानी जो सबसे सटीक जो उसका जवाब होना चाहिए वो क्या है। और हम धरती पे शायद इस जवाब को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रांस में जो मतलब फ्यूजन रिएक्टर बनाने की जो कोशिश हो रही है, जिसमें इंडिया भी हिस्सा है, जिसका कि नाम है ITER, द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अगर आपको थोड़ा करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, एक्चुअली पढ़ना भी है, तो ज़रूर देख लेना एक बार इसको भी। तो जो सूरज का जो अंदर का हिस्सा है वो असल में एक जायंट न्यूक्लियर रिएक्टर का काम करता है, जहाँ फ्यूजन के थ्रू एनर्जी पैदा हो रही होती है। और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का, जिसमें जो रेशियो है वो 3:1 का रेशियो, थ्री पार्ट्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 पार्ट होता है हीलियम का। और इन गैसेस का जो रिएक्शन है, ये जब एक तरह से जो सूरज का जो कोर है, जहाँ पे इम्पॉसिबली अधिकांश मात्रा में, इतना ज़्यादा मात्रा में मतलब ग्रेविटी है, और वो उसको इस तरह से चर्न कर रहा है, इन गैसेस को एक दूसरे में इस तरह से फ्यूज़ कर रहा है कि वो रिएक्शन लगातार, जो फ्यूजन का रिएक्शन है हाइड्रोजन और हीलियम का, वो हो रहा है, जिसके कारण जो सूरज है वो हीट और लाइट दोनों बाहर अपने अंदर से निकालता है। और फिर हम एक सूरज का जो बेसिक रूप है, चमकता हुआ, रोशनी देने वाला, गर्मी देने वाला, वो सूरज हम देख पाते हैं। एक टर्म है इंसोलेशन, जिस पे सवाल बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसोलेशन। और इंसोलेशन के आपको वेरियस पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। तो इंसोलेशन समझ लीजिए, इंसोलेशन वो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन होता है, यानी सूरज की आने वाली जो किरणें हैं वो कितनी मात्रा में धरती तक पहुंच पा रही हैं, उसी को इंसोलेशन कहते हैं। कमिंग ऑफ इनर सोलर रेडिएशन, इनसोलेशन, ठीक है। और फिर एक वर्ड होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कितना जो वो रेडिएशन धरती पे पहुंच रहा है उसमें धरती कितना अपने पास रख ले रहा है, यानी धरती कितना एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जो जितना आ रहा है धरती पे उसको इंसोलेशन कहेंगे, और जितना धरती एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी जितना धरती अपने में सोख ले रहा है, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। अब वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। बेहद ईजी डेफिनेशन है इनके, बस एक बार सुन लो, दिमाग में रह जाएगा। वेदर जो होता है वो डेली फिनोमेना है, यानी आज का मौसम थोड़ा गर्मी वाला है, आज बारिश हो सकती है, आज लग रहा है कि सारा दिन कुहासा सा रहेगा, यानी ठंड, गर्मी, बारिश, ह्यूमिडिटी, आज कुछ भी रह सकता है और ये कभी भी बदल सकता है। तो इस तरह के जो बदलाव वाले जो समय होते हैं इसको वेदर कहते हैं। और ये एक दिन रह सकता है, दिन में 1-2 बार बदल सकता है। तो जो बहुत जल्दी जल्दी बदले वो वेदर है, और जो बहुत लंबे समय तक एक जगह का खास तौर पे मौसम कहा जाता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। जैसे इस समय गर्मी आएगी ही आएगी, तो ये इसका क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। इस टाइम पे ठंड आती ही आती है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ। ये हज़ारों साल में, ये सैकड़ों सालों में ये एक्सपीरियंस है, पर ये एक बेसिक, ये एक ओवरऑल मतलब जो इसका एक्सप्लेनेशन है। नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं कि ओवरऑल किसी जगह का क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट आमतौर पे नाम जब रखने की बारी आती है तो उस जगह के क्लाइमेट को, उस जगह के लोगों के लिए कौन सा क्लाइमेट है जो उनके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज़्यादा असरदारक है, सबसे ज़्यादा जो उनके जीवन पे जो जिस मौसम का रिफ्लेक्शन होता है, उसके बेसिस पे हम नामकरण करते हैं। इसीलिए इंडिया का मॉनसूनल क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि भारत सालों से एक खेती प्रधान देश रहा है, एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है। तो यहाँ एग्रीकल्चर के लिए हम बारिश पे हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा रही है, और बारिश मानसून के सीज़न में एक खास पैटर्न में यहाँ बारिश आती है, एक खास तरीके से यहाँ बारिश आती है। तो इसीलिए जब इस तरह की बारिश भारत में आती है तो ऐसे ही बारिश को हम मानसून क्लाइमेट के तौर पे रेफर करते हैं। तो क्लाइमेट में एक और सवाल आपसे बन सकता है कि किस टाइम पीरियड के बीच के हम नापे हुए क्लाइमेट को हम क्लाइमेट कह सकते हैं, यानी वो क्या समय का जो अंतराल है उसमें जो एक तरह खास तरह का अगर किसी जगह का मौसम रह रहा है तो हम उस जगह का, उस मौसम के हिसाब से उस जगह को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो समय है ये 35 साल का है, ठीक है। 35 ईयर्स तक अगर किसी जगह पे एक स्पेसिफिक या एक खास मौसम रहता है तो उस मौसम को वहाँ का एक फिक्स मौसम बोला जा सकता है। जैसे एक उष्णकटिबंधीय जगह है या गर्म प्रदेश है तो वो वहाँ का एक क्लाइमेट कहा जाएगा, ठीक है। पर जो क्लासिकल डेफिनेशन है, यानी जो
एक बॉडी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो दिया हुआ डेफिनेशन है वो है ये 30 ईयर्स हो जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दिया है उसके अनुसार अगर 30 ईयर किसी जगह का एक खास मौसम रहता है तो आप उसे उस जगह का क्लाइमेट कह सकते हैं। एक और शब्द है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में भी जान लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो दबाव होता है जो कि एक खास क्षेत्र में, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो एक एयर कॉलम ले लो, ठीक। एयर कॉलम यानी ठीक एक जगह ज़मीन पे एक सर्कल या स्क्वायर ड्रॉ कर लो। उसी सर्कल और स्क्वायर के ऊपर की जो 1000 किलोमीटर तक पीछे बताया है कि जो 1000 किलोमीटर तक जो हवा मतलब हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस में फैला हुआ है, उस 1000 किलोमीटर तक के स्पेस का वजन उस सर्कल या उस स्क्वायर पे कितना होगा। जैसा कि हम जानते हैं हवा गैस का भी वजन होता है, अदरवाइज गैस का जो सिलेंडर होता है वो गैस भरे या ना भरे कोई वजन में फ़र्क नहीं पड़ता, पर वजन में फ़र्क पड़ता है। यानी अगर तुमने धरती पे कोई भी एक शेप बनाया है, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कल हो, उसी शेप के ठीक ऊपर जो भी हवा जा रही होगी, जो भी हवा मौजूद होगी, उसका एक अपना वजन होगा। उसी वजन को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक खास एरिया में उसी एरिया के बराबर ठीक उसी कॉलम, उसी को कहते हैं, ठीक है। कॉलम में यानी सीधे उसी शेप के ऊपर जो बढ़ता हुआ हवा का दबाव है वो बिल्कुल जो हमारे आखिरी एटमॉस्फेयर के सतह तक जाता है, उस हिस्से के जो हवा के दबाव के का जो वजन है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक सेंटेंस में बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव दैट पॉइंट। हिंदी में मैंने पूरा पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जानेंगे जो डिवाइस इस्तेमाल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने में, तो उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। ये मर्करी बैरोमीटर होता है, एनीरॉइड बैरोमीटर होता है, एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड बैरोमीटर हो सकता है। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये बैरोमीटर में जो ये रिकॉर्ड होता है उसको बैरोग्राफ कहते हैं। बस इतना जान लो। अगला सवाल जो बन सकता है वो विंड से बन सकता है कि आखिर विंड धरती पे बनती कैसे है, आखिर हवा चलती कैसे। ऑप्शन में तुम्हें दे सकता है कि जो समुद्र में तूफान आते हैं उससे हवा चलती है, पेड़ जब हिलते हैं तो हवा चलती है, या फिर ऐसा ही कुछ भी रीज़न। पर पेड़ हिलते ही इसीलिए क्योंकि हवा चलती है। तो बेसिकली तुम्हें जो मेन रीज़न है कि आखिर हवा चलती है या जो विंड है, हवा की रचना कैसे होती है। हवा मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से नहीं है। हवा मतलब जो एयर हवा जो तुम अपने बॉडी पे चलते हुए फील करते हो, ये वो हवा, विंड की बात हो रही है। एक बहती हुई हवा की बात हो रही है। तो आखिर बहती हुई हवा बहती ही क्यों है, हवा बहती है तो बहती क्यों है। तो ये बस अभी क्योंकि डेफिनेशन उतना नहीं दे सकते हैं, तो बस इतना जान लो कि कहीं टेम्परेचर वेरिएशन है, यानी कहीं गर्मी है कहीं ठंड है, तो इसमें बदलाव के कारण हवा चलती है। ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर हवा बहती है और उसी हिसाब से हवा का डायरेक्शन तय होता है। कुछ बेहद रेगुलर विंड्स है जो हर समय एक खास समय पे चलते ही चलते हैं। उनमें से एक नाम है वेस्टर्लीज़ का, फिर पोलर विंड्स हो गए, और कुछ क्लाइमेटिक विंड्स भी होते हैं जो कुछ समय समय पे चलते हैं। वेस्टर्लीज़ और पोलर विंड्स तो आपके परमानेंट विंड्स में आ जाते हैं, यानी ये सालों किसी भी समय अपनी जगह पे बहते ही रहते हैं। अब पीरियोडिक विंड्स कुछ होते हैं जैसे कि मानसून विंड हो गए, या फिर मैंगो शार वाला जो विंड होता है वो भी तो बेसिकली मानसून विंड का ही होता है। काल बैसाखी हो गया, लू हो गया, इन सबों के बारे में आप थोड़ा देखिएगा क्योंकि इतना डेफिनेशन दे पाना भी संभव नहीं है क्योंकि इट्स अ रिवीजन क्लास। चलिए अब हम अर्थ के ऊपर जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा अबाउट द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी धरती के अंदर की स्थिति क्या है, किस तरह की है, ये थोड़ा बहुत हम रिवीजन के तौर पे जानेंगे। धरती के अंदर की जो स्थिति है, यानी धरती के जो अंदर है, वो अर्थ क्रस्ट से शुरुआत होता है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट के ऊपर छोटा सा जो लेयर, बहुत पतला सा लेयर ह्यूमस का होता है जिसके ऊपर हम खेती करते हैं। न के बराबर काउंट होता है, बहुत पतला है, मतलब बस खेती के लेवल का एकदम, मतलब इतने बड़े धरती में तो वो शायद पता भी न चले। तो हम इसीलिए शुरुआत अर्थ क्रस्ट के साथ कहते हैं, और अर्थ क्रस्ट पे ही ऑब्वियसली ह्यूमस वाला जो हिस्सा है, जो जहाँ खेती होती है, जो बेहद उपजाऊ हिस्सा है, वो भी उसका पार्ट बन जाता है। तो सबसे बाहरी हिस्सा जो अर्थ का है उसको क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट में भी दो हिस्से हैं, एक है सियाल और एक है सीमा। सियाल से आप बस याद रखिएगा SiAl, ये सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है, ठीक है, मतलब इसमें इनके कंपोजिशन ज़्यादा होते हैं। और सीमा जो होता है वो सिलिका और मैंगनीज का बना होता है, और ये क्रस्ट का नीचे वाला हिस्सा है, और सियाल जो है वो क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है। अब हम आते हैं धरती के दूसरे हिस्से की ओर जिसका नाम है मैंटल, और इसकी ये ठीक क्रस्ट के बाद शुरू हो जाता है, और इसका थिकनेस जो है ये लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो मैंटल का जो रेंज है, घनत्व यानी डेंसिटी जो है इसका, ये 3.0 यानी 3 से लेके 4.7 तक होता है। ये बस अभी नंबर याद कर लो, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, रिवीजन चल रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है कोर। कोर जो होता है वो है असल में मैंटल जो होता है उसके बाद कोर आता है, यानी धरती के सबसे अंदर का हिस्सा, ठीक है। इसका जो रेडियस है, अब धरती के सबसे अंदर का हिस्सा है तो ये ऑलमोस्ट अपने आप में एक गेंद जैसा होगा, इसीलिए इसका रेडियस की बात करेंगे हम, यानी इसके त्रिज्या की बात करेंगे, ठीक है।
तो जो कोर है इसका रेडियस है लगभग 6371 किलोमीटर। तो त्रिज्या समझ रहे हो, जो उसका जो जानते हो हिंदी वाले त्रिज्या जानते हैं, इंग्लिश वाले रेडियस जानते हैं किसी भी सर्कल का या फिर कोई भी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी 6371 किलोमीटर होती है। और ये जो हमने तो नापा नहीं है भाई पर इसका किसी न किसी साइंटिफिक बॉडी ने ये जवाब दिया होगा। तो वो बॉडी है IUGG, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। बस इतना जान लो, नाम जान लो, एक बार फिर से बोल देता हूँ, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। जो आप सुन रहे हैं इसको खुद से भी कई बार ढूंढा करिए। इनको जब आप ढूंढते हैं तो आपको रिवीजन होता है, आप उसको याद कर पाते हैं। और अब आप नीचे लिखे होने की उम्मीद ना करें, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है, हर चीज़ लिखा नहीं जाएगा। आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, कान खोल के सुनना है, ताकि तुम वहाँ दिमाग खोल के लिख पाओ। जो कोर है इसको भी दो भागों में बांट रखा है, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर। इनर कोर माना जाता है सॉलिड स्टेट में है, यानी ये ठोस है, और जो आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में है, यानी ये द्रव्य के तौर पे। जो कोर की जो रचना है, यानी जो कोर बना हुआ है, वो माना जाता है कि निकल और सल्फर से मिलके बना है, इसीलिए जो इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा गया है वो नाइफ है, NIFE। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको 13 कहा जाता है। 13 जो है इसका डेंसिटी नंबर है। और इसका जो टेम्परेचर है अंदाज़ा लगाया गया है कि ये लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 5000 डिग्री सेल्सियस होने की इसके तापमान की उम्मीद है। और ये थ्रू वेरियस रिसर्च वर्क के थ्रू ये जानकारी हमें मिलती है। अब धरती के ऊपर ही बहुत से रॉक्स पाए जाते हैं, तो हम उनके बारे में अब जानेंगे। जो धरती का ठोस वाला हिस्सा है वो जाहिर सी बात है पत्थरों से बना है, ठीक है, पर ये जो अलग अलग, पर कोई एक प्रकार का पत्थर नहीं है, अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। और ये धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। इनसे अलग अलग मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के लिए या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी इन पत्थरों से ही आता है। तो ये पत्थर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बनाती हैं और इनका अलग अलग इस्तेमाल है। पर अभी हम पत्थरों के टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। इग्नियस वोल्केनिक रॉक होता है, मैग्मा से बनता है। जब कोई भी ज्वालामुखी फटता है या ज्वालामुखी जब बह रहा होता है तो उसके जो लावा जब जम जाते हैं तो उससे इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है। और इग्नियस रॉक हार्ड होता है और ग्रैन्युलर, यानी उसमें छोटे छोटे जो ग्रेन्स जैसे होते हैं, दाने जैसे, वो बने हो सकते हैं, वो हिस्से हो सकते हैं। आमतौर पे इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ऐसे समय पे बनता ही है, पर हो सकता है कब, और अगर कुछ है भी तो वो इतना गर्म होता है लावा की वो उस जीवाश्म को जला ही देता है। तो आमतौर पे कोई जीवाश्म के सबूत इग्नियस रॉक्स में नहीं पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल जान लो पहले, जैसे ग्रेनाइट है, नीस है, सरपेंटाइन है, ये सब एग्जाम्पल हैं इग्नियस रॉक्स के। आगे हम जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक ऐसे होते हैं जो सालों में स्ट्राटा के फॉर्म में, यानी एक लेयर के तौर पे जब जम जम के एक दूसरे के ऊपर बनते हैं, ऐसे ही रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक के तौर पे जानते हैं। इग्नियस रॉक्स को हिंदी में आग्नेय शैल भी कहते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित जो चट्टानें हैं जो समय के साथ अपने रूप बदल के पत्थर बन जाते हैं, वो चट्टानें। तो आखिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते कैसे हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण बनने के कारण मुख्य तौर पे जो है वो है कि समय के साथ ये कहीं ना कहीं जाके जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं या अंश होते हैं वो कहीं समय के साथ जाके बैठ जाते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का दबाव होता है, बारिश आता है, बारिश में वो घुलते हैं, बैठते हैं, या समय के साथ कोई उनको छूता नहीं है, बस वो एक जगह स्थिरता से रह पाते हैं, तो आपस में एक तरह से जुड़ने लगते हैं और वो एक स्ट्रेटा यानी एक लेयर की रचना करते हैं। फिर कुछ समय बाद वो उसी तरह जमे रहे, फिर कहीं और धूल आ गया, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, और इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन, कोल, डायमंड, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे। आगे आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मैं माफ़ी चाहूँगा, पीछे मैंने रूपांतरित चट्टान बोल दिया था, असल में वो अवसादी शैल थे, यानी सेडिमेंट्री अवसादी होता है और जो मेटामॉर्फिक होता है वो रूपांतरित होता है। तो नाम का एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, पीछे एक बार फिर से जब सेडिमेंट्री सुनना तो वहाँ अवसादित जो शैल हैं उनका ध्यान में रखना। हिंदी के लिए एक बार फिर से स्पेसिफिक कर दूँ, और अब जो हम मेटामॉर्फिक पढ़ेंगे ये रूपांतरित चट्टान है, यानी इन्होंने रूप बदला है। तो मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान आखिर बनते कैसे हैं? समय के साथ ये धरती के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक है ये दबने लगता है, या कई बार इग्नियस रॉक्स भी धरती के अंदर फंस जाते हैं। तो इनके ऊपर, धरती के ऊपर जो वजन है या धरती के अंदर से जो गर्मी है, इन दोनों के मिलने से
और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, और इस गर्मी से ये अपना रूप बदलते हैं, या तो ये पिघल जाते हैं, या ये और अलग एक ठोस और ज़्यादा मजबूत चट्टान के रूप में आते हैं। तो इनका शेप, साइज़, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये सब थोड़ा बदलता है, और इसके कारण ये एक नए तौर के पत्थर पे सामने आ जाते हैं, और इसीलिए इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया रूप इनका हो चुका होता है। तो इग्नियस में जैसे ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट होता है, पर अगर इसको और ज़्यादा तापमान में और ज़्यादा दबाव में रखा जाए तो ये ग्रेनाइट बन जाता है और मजबूत पत्थर, और वो बन जाता है नीस। उसी तरह सेडिमेंट्री में जैसे लाइमस्टोन है, धीरे धीरे लाइम जो है, चूना जो है, वो जम के मतलब एक ऐसा चूने जैसा एक दृश्य बनाता है। पर अगर ये चूना जमते जाए और धरती के अंदर दबता जाए तो ये चूना पत्थर हो जाता है। चूना पत्थर पहले बन रहा था, फिर बाद में ये मार्बल यानी संगमरमर बन जाता है दबाव से। तो क्या गजब का बदलाव है। चलिए अब धरती पे हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानेंगे भूकंप और जो वोल्केनो होते हैं यानी ज्वालामुखी, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। भूकंप तो आप जानते ही हैं कि अचानक जो भूकंप आता है उसे, अचानक जो धरती हिलती है उसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जिस पे नापा जाता है भूकंप उसे रिक्टर स्केल या मर्सेली स्केल कहा जाता है। अगर एग्जाम में मर्सेली स्केल दे दे तो ये मत दिमाग में रख लेना कि रिक्टर स्केल था, अरे ये मर्सेली कहाँ से आ गया। तो दोनों का काम है भूकंप को नापना। आप ये याद रखिएगा कि मर्सेली स्केल और रिक्टर स्केल दोनों का काम है भूकंप नापने का। पर दोनों में अंतर कहाँ आ जाता है? रिक्टर स्केल जो है वो परिमाण नापता है, यानी उस भूकंप का क्या क्षेत्र रहा होगा, कितनी मात्रा में एक तरह से भूकंप आई। तो मैग्नीट्यूड नापने का जो काम करता है वो रिक्टर स्केल है, और इंटेंसिटी नापने का जो काम करता है, यानी जो तीव्रता है वो जो नापता है वो है मर्सेली स्केल, और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत सिस्मिक वेव्स के बारे में, यानी भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो धरती के अंदर जहाँ भूकंपीय तरंगों का जन्म होता है उसे फोकस कहते हैं, और ठीक जहाँ जन्म हुआ है ठीक उसके ऊपर जो धरती का हिस्सा है यानी जो सतह है जहाँ भूकंप पहले पहुँचा उसे एपी सेंटर कहते हैं। इसके 3 वेव्स होते हैं, यानी सेस्मिक वेव्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव या लॉन्ग वेव भी उसको कहते हैं। मैं डिफाइन नहीं कर सकता, समय कॉन्स्टेंट है, समय की कमी है, आपको रिवीजन करते हुए जाना है। इतना मैं आशा करता हूँ आप रिवीजन करेंगे या पढ़े होंगे, तभी रिवीजन सक्सेस होगा। अगर नहीं है कुछ तो एक बार आप पीछे जाओ या फिर पॉज करो और थोड़ा खुद से ढूंढो, टाइम तुम्हें देना है और ज़्यादा। मेरा बस प्रॉमिस है कि एग्जाम के पहले मैं सारे चैप्टर्स, सारे पॉलिसीज़ आपको रिवाइज करा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। आइए अब वोल्केनोज के बारे में जान लेते हैं। वोल्केनोज 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वाला वो है जो अभी भी या रिसेंटली वो फूटा है, रिसेंटली उसमें से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं। डॉर्मेंट वो है जो पक्का नहीं पता है कि भाई साहब अभी ये फूटेगा नहीं फूटेगा, पर एक गिवन हिस्ट्री में यानी पीछे के इतिहास में अभी ये शांत है पर ये फट सकता है। और एक्सटिंक्ट है यानी किसी के मेमोरी में, किसी के याद में ये वोल्केनो है, मेरे को पता है ये ज्वालामुखी है, पर भाई साहब फटा कब था पता नहीं, तो मान के चलते इसका जब कुछ आता पता नहीं है तो इसको बोल दो एक्सटिंक्ट। कई बार एक्सटिंक्ट वोल्केनोज भी फटे हैं, ये आप ढूंढिएगा कौन से एक्सटिंक्ट वाले वोल्केनोज ने धोखा दिया। पर हाँ, जब नहीं पता होता है कि वोल्केनो कब फटा था, समझ में भी नहीं आ रहा है कि फटेगा, तो उसको बोलते तू एक्सटिंक्ट है, तो वोल्केनो वो ख़त्म है। तो जब इरप्शन के टाइम पे जो वोल्केनो से निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं। जो वोल्केनो का छेद होता है जहाँ से वो मैग्मा निकलता है उसको वेंट कहते हैं। और बाद में जब ये वेंट से मतलब जब वोल्केनिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाता है तो फिर उसी वेंट यानी उसी खाली जगह को क्रेटर कहते हैं। तो बस ये काफ़ी है वोल्केनो के बारे में। आगे अब जानिए 2 और टॉपिक जान लो भाई, एक सेंट्रल इरप्शन और एक फिजर इरप्शन वोल्केनो में इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा जान लो क्या है सेंट्रल इरप्शन, क्या है फिजर इरप्शन। पूछ दिया तो मतलब धोखा हो जाएगा। तो सेंट्रल इरप्शन वाला वो है जो बिग बैंग या बूम करके फटता है और ज़बरदस्त तबाही मचाता है। और कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देख लो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हो गया जो सेंट्रल इरप्शन वाला वोल्केनो है, फुजियामा जापान, वेसुवियस, माउंट एटना ये दोनों इटली में है और ये मतलब बहुत धमाका करते हैं। फिर जो फिज़र वाला है, अब जाहिर सी बात है समझ गए कि सेंट्रल वाला जो है वो धमाका करेगा तो फिज़र वाला जाहिर सी बात है सस्ते में निपट लेगा। यानी ये भाई साहब ज़्यादा तबाही नहीं, मतलब उस तरह से फट के एकदम पत्थरों की वर्षा, एशेज़ की वर्षा नहीं करते। सिंपली इट कम्स आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर या वेंट कह लो, ठीक है। वोल्केनिक क्रेटर और वेंट से आराम से निकलते हैं, धीरे धीरे बहते हैं। हाल ही में जो यहाँ हुआ था, अरे अमेरिका का जो बड़ा लग्जरी वाला आइलैंड है जहाँ म्यूज़िक फेस्ट भी होते रहता है, हाँ मायामी आइलैंड्स में शायद हुआ था ना, यूएसए में ही हुआ था कोई आइलैंड्स पे, देख लेना।
तो ये जो फिजर आइलैंड फिजर वोल्केनोज जो होते हैं, इनके जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होते हैं ये बेहद साइलेंटली होते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें लावा का फ्लो जो है वो बहुत रेगुलर रहता है, बहुत लंबे समय तक ये खुद को सस्टेन कर पाते हैं, बहुत लंबे समय तक यहाँ वोल्केनो इरप्शन कंटिन्यू रह सकता है। ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर समुंदर में हो रहे हैं तो आइलैंड्स के आइलैंड्स बनाने के, ज़मीन पे अगर ये होते हैं तो ज़मीन को ऊपर नॉर्मल जो भी उनका हाइट रहा है उसको बढ़ाने में, इन सब चीज़ों में इनका काफ़ी मुख्य उद्देश्य, काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है फिजर इरप्शंस का। और एक और बात जान लो कि जो सेंट्रल इरप्शन होता है उसमें जो लावा निकलता है वो एसिडिक होता है, और फिजर इरप्शन में जो लावा निकलता है वो बेसिक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका कि नाम है लैंडफॉर्म्स। तो बहुत तरह के होते हैं, माउंटेनस होते हैं, प्लेट्यू होता है, बहुत तरह का लैंडफॉर्म होता है, उसी के बारे में जानेंगे। और हाँ, वो याद आया, वो जो रिसेंटली हवाई में जो वोल्केनो आया था वो फिजर टाइप वोल्केनो था, जिसका जिक्र अभी हम लोग पीछे किए थे। तो माउंटेन से शुरू करेंगे। माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, रेसिड्यू माउंटेन होते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन हो सकते हैं। तो ये कुछ माउंटेन के टाइप्स हैं। तो ब्लॉक माउंटेन होता है जब ज़मीन का एक हिस्सा धंस जाए या ज़मीन का एक हिस्सा अचानक ऊपर उठ जाए तो वो ब्लैक माउंटेन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में मिल जाएगा, विंध्या और सतपुरा इंडिया का हो गया, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। बिल्कुल उस तरह का है, मानो ज़मीन का एक हिस्सा अपने आप नीचे चला गया, एक ऊपर आ गया, इस तरह का एक शेप लिए रहता है। रेसिडुअल माउंटेन होता है जो पुराने नॉर्मल माउंटेन फोल्ड माउंटेन होंगे या हो सकता है ब्लॉक माउंटेन रहे होंगे, पर समय की मार ने उन्हें मतलब धीमा कर दिया, उन्हें हल्का कर दिया है और वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो रेसिडुअल माउंटेन हो जाते हैं। हमारे बेस्ट एग्जांपल हमारा अरावली है इंडिया में, और राजमहल हिल्स भी हो जाते हैं। बाहर के देशों में देखोगे तो सियरा माउंटेन रेंज जो स्पेन में है वो हो जाएगा, इस तरह से हो जाते हैं। एक्यूमुलेटेड है कि किसी तरह से पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी एक जगह जमा हो गई एंड समहाउ क्रिएटेड द माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, माउंटेन जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, तो उसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। या सैंड ड्यून्स एक बेस्ट एग्जांपल है। रेगिस्तान में जाओगे तो एक बढ़िया मतलब प्योर रेगिस्तान जहाँ एक्चुअली रेत के कण ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ ड्यून्स की रचना आप देखते हैं, और वो ड्यून्स पहाड़ों जैसे लगते हैं, बहुत बड़े ऊंचे ड्यून्स बन सकते हैं अगर कंडीशन सही हों तो। अगला है फोल्ड माउंटेन। बेसिकली हम सब इसी को ज़्यादा माउंटेन के तौर पे समझते हैं। जब दो क्रस्ट्स या दो प्लेट्स जो धरती की है आपस में टकराती है तो आमतौर पे फोल्ड माउंटेन्स की रचना होती है। एग्जाम्पल हिमालय है, उराल है, आल्प है, रॉकी, एंडीज, इन सब हो सके तो इन पहाड़ों को मैप पे भी आप ढूंढिएगा कौन कहाँ है। हिमालय तो आपको इंडिया में मिल जाएगा, बाकी आप थोड़ा रिसर्च करो। फिर प्लेट्यू पे आते हैं। प्लेट्यू क्या होता है? कहीं किसी स्थिति में पहाड़ जैसा भी लग सकता है, कई बार इतना ऊंचा हो जाता है। जैसे दुनिया का जो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है वो है तुम्हारा तिब्बत का प्लेट्यू। इतना हाई है कि वो पहाड़ पे ही है, पर पहाड़ और प्लेट्यू में ये अंतर हो जाता है कि पहाड़ जो है एक कॉनिकल शेप जैसा होता है, और कई बार उसके ऊपर फ्लैट हो सकता है, ज़मीन जो है वो समतल हो सकती है, पर बहुत छोटे लेवल पे होगी। पर जब प्लेट्यू की बात करते हैं तो ये नॉर्मल ज़मीन से अच्छा उठा हुआ होगा, और इसका जो ऊपर जो उठ चुका हिस्सा होगा वो बहुत दूर तक समतल होगा। इतना ज़्यादा होता है कि वो जीवन वहाँ लोग बसाते हैं, प्रॉपरली वहाँ लोग रहते हैं, प्रॉपरली सिविलाइजेशंस वहाँ ग्रो करती हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये एक प्लेट्यू है, ठीक है। आमतौर पे इसकी ऊंचाई 300 से 500 फीट तक हो सकती है। इसके भी बहुत तरीके हैं। इंटर माउंटेनस प्लेट्यू हो सकता है, माउंटेन स्टेप प्लेट्यू होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, बैंक प्लेट्यू होता है। तो इस तरह से काफ़ी प्लेट्यूज़ हो जाते हैं। चलो थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू तो तुम्हारा वही तिब्बत हो गया जो पहाड़ों के बीच है, तिब्बत बेस्ट एग्जाम्पल है। माउंटेन स्टेप, पहाड़ की सीढ़ी, नाम से ही लगता है पहाड़ खत्म हो रहा है, प्लेन शुरू हो रहा है, ऐसे बीच में एक बदलाव का जो समय है, ठीक है। ऐसे जगह पे जो ऊंचाई वाली जगह है और समतल भी है, तो ऐसे जगह को हम माउंटेन स्टेप प्लेट्यू के तौर पे जानते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू वो जगह होती है जो मतलब कई बार ज़मीन के अंदर कोई वोल्केनो दबा हुआ है, ठीक है, समय के साथ वो पत्थर, बारिश आंधी वगैरह से वो पत्थर सामने आ जाता है और उसके अगल बगल की मिट्टी और बह जाती है, पर जो ज़मीन के अंदर वोल्केनो वाला जो पत्थर है, जो इग्नियस पत्थर है, वो तो भाई बारिश से इतनी जल्दी गलने वाला है नहीं, तो अगल बगल की मिट्टी बह गई और वो एक बैथोलिथ पत्थर रह गया, ठीक है। तो वो पत्थर एक तरह से जो अचानक कहीं से निकल के आ गया उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। मतलब अचानक नहीं आया, विद द टाइम ही आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो वहाँ दिखना चाहिए था, पर हाँ मौसम ने इस तरह से किया कि वहाँ की मिट्टी इतनी साफ़ होगी कि वो सामने आया। बैंक प्लेट्यू होता है जहाँ समुद्र के किनारे कई बार समुद्र की लहरें काट काट के कुछ जगहों को नीचा कर देती हैं, जो काट के अपने साथ लेके चली जाती हैं, और जो कोई जगह है वो काफ़ी ऊंचाई पे दूर तक समतल सा बना रहता है। कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक पहाड़ जैसे समतल जगह पे हीरो खड़ा है और सामने समंदर है, तो ऐसे ही जगह को हम बैंक प्लेट्यू कहते हैं। चलिए प्लेन्स के ऊपर अब आ जाते हैं। प्लेन्स होते हैं वो जगह जो बराबर हैं, समतल हैं,
ठीक है। ये समुंदर से लगभग 500 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब समुंदर से इस लेवल तक ये इनकी हाइट हो सकती है। ठीक है। वहीं जब प्लेन्स में है तो तिब्बत का प्लेट्यू देख लो, 1600 फीट की ऊंचाई तक है। बोलिविया में एक प्लेट्यू है, बोलिवियन प्लेट्यू ही उसको कहते हैं, वही 11,800 फीट ऊंचाई तक है। तिब्बत का प्लेट्यू 16,800 फीट है। कोलंबियन प्लेट्यू 7,800 फीट तक। तो ये काफ़ी ऊंचे पहाड़ों जैसे भाई साहब ऊंचे हो सकते हैं, पर फिर भी प्लेट्यू होते हैं। तो ये माउंटेनस प्लेट्यूज़ में ही ये सब आ जाते थे। प्लेन्स में है तो बहुत हुआ तो 500 फीट तक भी प्लेन रह सकता है, मतलब बहुत, मतलब ढलान में इसके अंतर अचानक नहीं आएगा, बेहद कम। जो एक प्लेन से दूसरे प्लेन के हिस्से में जाओगे तो ये नहीं कि खड़ी खड़ी वाली जो चढ़ाई है वो तुम्हें करनी पड़ेगी, बेहद नॉर्मल स्टेप, बहुत पतला सा जो पता भी न चले इस तरह का ढलान हो ऐसे प्लेन्स में। और ये लंबे जगह में देखा जाता है, ये नहीं कि अगल बगल यहाँ खोद दिए वहाँ खड़े हो गए प्लेन आ गया, अरे प्लेट्यू आ गया, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। ठीक है। तो इमोशंस वगैरह जो जग रहे हैं वो कंट्रोल करो। अरे हम इधर खोद देंगे तो उधर ऊंचा कर देंगे तो क्या प्लेट्यू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, काहे होगा भाई। तो इमोशंस को कंट्रोल करिए और रिवीजन पे पूरा फोकस रखिए। कुछ मिस हो रहा है तो खुद से थोड़ा रिसर्च करिए, उसे ढूंढिए। ऐसे आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ओवर हियर जो आपके एग्जाम से जुड़ा है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है और आएगा भी तो इन्हीं में से आएगा। तो कुछ प्लेन्स के मैं नाम बताऊंगा, तुम ढूंढना क्या है। एक होता है वेदर्ड प्लेन जो रिवर्स बनाती हैं, फिर होता है लोएस प्लेन LOESS, ठीक है, ये मिट्टी और रेत मिल के बनाते हैं। फिर एक कास्ट प्लेन होता है KARST, ये लाइमस्टोन से बनता है। फिर एक इरोजनल प्लेन है जो हो सकता है कि बारिश वगैरह से बह बह के बन गया हो। फिर एक ग्लेशियल प्लेन होता है जो बर्फ़ काट के बनती है, यानी बर्फ़ समय के साथ काट के बनाता है, अगर तुमको एक्स्ट्रा जानना है तो खुद देखो। डेजर्ट प्लेन है, ठीक है, कोई रिवर है जो किसी रेगिस्तान से बह रही है और उसके कारण वहाँ इस तरह का समतल ज़मीन बन पाया तो वो डेजर्ट प्लेन हो जाएगा। डिपोजिशनल प्लेन एक होता है जहाँ रिवर्स आ रही हैं या शायद कोई ना कोई नदी है जो समय के साथ अपने साथ मिट्टी लेके आ रहा है, तो वो अगर कोई प्लेन बनाता है तो वो डिपोजिशनल प्लेन होगा। हमारा जो नदर्न रीजन वाला जो प्लेन है वो डिपोजिशनल ही हो जाता है, गंगा ने इसकी रचना की है। ठीक है। आगे टॉपिक पे आते हैं फॉरेस्ट्स के ऊपर। भाई जंगल तो बड़ा ज़रूरी है, काटे जा रहे हैं, हम मान रहे नहीं हैं। चलो नाम जान लेते हैं, अगर संभव हो तो कुछ पेड़ लगा लेना और जहाँ बचा सकते हो वहाँ बचा लेना। एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। रेडवुड, पाम ट्री, ये सब इसके मेन जो ट्रीज़ हैं वो हैं। फिर दूसरा होता है ट्रॉपिकल सेमी डिसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ भी बारिश काफ़ी अधिक मात्रा में, लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक ही बारिश होती है। सागवान हो गया, साल हो गया, जो बैम्बू है वो हो गए, इस तरह के ये पौधे यहाँ पाए जाते हैं। फिर एक होता है टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, ये थोड़ी ठंडी जगहों पे पाई जाएगी, जैसा कि नाम में ही है इसके टेम्परेट, और बाकी दोनों के नाम में ही था ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय और कटिबंधीय क्षेत्र, इन सबों में ये पाए जाते हैं। तो इसके जो टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट है इसमें कॉर्क हो गया, ओक हो गया, इस तरह के पेड़ या श्रब्स हो गए, इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट टाइगा भी इसको कहते हैं, और अपने हिंदी में इसको शंकुधर जंगल भी कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस जंगल के जो ज़्यादातर पेड़ पौधे हैं वो बेहद मोटी पत्ती वाले होते हैं ताकि ठंड से बच सके। कॉनिकल शेप में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, यानी चोटीदार जो शेप है जो उसका है, उसके कारण जो बर्फ़ वगैरह अगर गिरती है तो वो इनके ऊपर टिक नहीं पाती। अगला जो जंगल है वो है, पहले इसके कॉनिफेरस फॉरेस्ट का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पाइन हो गया, फर हो गया। यहाँ बारिश का ज़्यादा सवाल है नहीं, यहाँ बारिश की जगह बर्फबारी हो जाती है, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में कोई खास इसको रेफरेंस के तौर पर दिया नहीं जाता है। अगला जो है वो है टुंड्रा फॉरेस्ट, यानी ये कॉनिफेरस से भी ऊपर चला के बेहद ठंडी जगहों पे जो एकदम न के बराबर पेड़ हैं वहाँ पे। तो ये रीजन जो है वो यूरेशिया या एकदम जो नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है उन जगहों पे होता है, और यहाँ पेड़ न के बराबर होते हैं। लाइकेंस हो जाएंगे, कुछ छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे जो बड़े मजबूत घटीले मतलब झाड़ होते हैं वो उग जाते हैं। मतलब पेड़ ना के बराबर शायद ही कोई इसी तरह का जो पाइन का कोई पेड़ है, शायद अगर कोई आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ यहाँ पेड़ नहीं ही पाए जाते हैं। ठीक है। फिर अगला जो है वो है माउंटेनस फॉरेस्ट, और माउंटेनस फॉरेस्ट यानी पहाड़ों पे उगने वाला पेड़, और पहाड़ तो भाई आपके किस रीजन में है उसके हिसाब से पेड़ उगेगा। तो अगर पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा है तो वो जो वहाँ के हिसाब से जो टेम्परेचर है बस वही पेड़ उगेगा। ऊपर है तो कई बार हो सकता है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी उधर उगे। ठीक है। तो पहाड़ की ऊंचाई के हिसाब से उसका वेजिटेशन यानी उसका जो पेड़ पौधा है वो होगा। प्लेन्स में पास्चर्स भी होते हैं, तो कई बार पास्चर पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पास्चर लैंड यानी कौन सा चारागाह जो है वो किस देश में पाया जाता है। तो चारागाहों वाले जो नाम है वो बस थोड़ा ध्यान में होना चाहिए आपके।
तो जैसे कि सवाना पाया जाता है अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में जो पास्चर लैंड है उसको सवाना कहते हैं। चारागाह एक बार फिर से मैं बता दूं, पास्चर लैंड को कहते हैं। ब्राज़ील में कंपोस कहते हैं या कैंपोस। वेनेजुएला में इसको लैनोस कहते हैं, LANOS। और कोलंबिया में भी इसको लैनोस ही कहते हैं। USA और कनाडा वाले एरिया में प्रेरीज कहते हैं। अर्जेंटीना में भी पंपास कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपस कहते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, DOWNS। ऑस्ट्रेलिया में एक और नाम से इसको बुलाया जाता है जिसका नाम है रेंज लैंड्स, RANGELANDS, रेंज लैंड्स। और स्टेपीज़ कहते हैं यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया वाला जो हिस्सा है वहाँ स्टेपीज़ कहते हैं। जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इन सब जगहों पे जो ग्रासलैंड है इसको स्टेपीज़, STEPPES के तौर पे रेफ़र किया जाता है। आगे आते हैं ज़मीन किस तरह की भूमि बनाती है। तो बस नाम मैं बता दूंगा, आप बस इतना जान ले। तो वी शेप्ड वैली, यानी अगर रिवर का कहीं से मुंह कटता है तो देखते हो कि एक वी शेप का जो वैली एक ज़मीन का हिस्सा है वो बन के सामने आता है, तो वी शेप्ड वैली बनाती है। वाटरफॉल बनाता है, झरना जो हो गया तुम्हारा, पॉटहोल्स बनाते हैं। कहीं जहाँ रिवर जहाँ से गुजर रही है अगर वहाँ का सतह बेहद ठोस है, बेहद मजबूत है, तो रिवर्स के साथ बहने वाले जो कंकड़ है वो उस पत्थर को रगड़ेंगे और उस पत्थर के ऊपर छोटे छोटे मटके जैसे हिस्से बना देंगे, ठीक है, मटके के छेद जैसे बना देंगे, उसको पॉटहोल्स कहते हैं। मियांडर बनाते हैं, ऑक्सबो लेक बनाते हैं। मियांडर होता है जो सांप जैसा जो रिवर जाता है और कहीं कहीं वो रिवर सीधा हो जाता है, तो पीछे जो उसका सांप का एक हिस्सा जो इस तरह मुड़ा हुआ है वो कट के अलग हो जाता है, तो वो मियांडर या ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। फैन शेप प्लेन, पंखे जैसा जो समतल भूमि का हिस्सा है वो बन जाता है। वो कहाँ बनता है? वो बनता है आमतौर पे जहाँ रिवर जो है, जहाँ नदी जो है वो ख़त्म हो रही होती है, जो मिट्टी अपने साथ काट के लाई है वो जहाँ जमा कर रही होती है, उसी जगह आमतौर पे फैन शेप्ड प्लेन्स बनते हैं। फ्लड प्लेन होता है, यानी बाढ़ वाले जो समानांतर जो भूमि है वो होते हैं। बाढ़ जहाँ लगातार आती रहती है उन जगहों पे मिट्टी जमा होती रहती है और इस तरह से फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। बस जो है वो डेल्टा भी बनाती हैं। डेल्टा भी आमतौर पे नदियों के जो अंत का स्थान होता है वहीं बनता है, या तो वो समंदर से मिल रही होती है या कोई छोटी नदी किसी बड़े तालाब या कोई बड़े पानी के स्रोत में जब मिल रहा होता है तो वहाँ पे वो एक डेल्टा सा स्ट्रक्चर बनाता है। डेल्टा होता है जहाँ नदी मल्टीपल धाराओं, बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाई गई जो भी मिट्टी है वो सब जमा करने लग जाती है, तो वो एक डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। बर्फ़ भी बहुत तरह के ज़मीनों का निर्माण करता है। इस पे अभी तक कोई ख़ास ज़्यादा सवाल आया नहीं है, इसलिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप नाम उनके जान लीजिए। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा उन पे रिसर्च करिएगा, थोड़ा उसको देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाता है। मैं नाम को अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ये थोड़ा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन, क्योंकि ज्योग्राफी के ये बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, ये इनको समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो नाम बस आप जान लीजिए, अगर आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, तो नाम जान लीजिए। पहला है सर्क, CIRQUE। दूसरा है फ्योर्ड, FIORD। फिर और बनाता है यू शेप्ड वैली, यानी यू शेप की घाटियाँ बनाता है। जब बर्फ़ कहीं किसी ज़मीन से काट रहा है तो पूरा उस ज़मीन को खरोच देता है, तो एक यू शेप की घाटी बन जाती है। हैंगिंग वैली बनाता है, ऊपर लटकती हुई घाटियों का निर्माण करता है। मान लो किसी पहाड़ से कोई बड़ा बर्फ़ का हिस्सा कट के आ रहा है तो वो उस पहाड़ को रगड़ते आ रहा है और फिर अचानक पहाड़ कटा हुआ है, कहीं नीचे ज़मीन है तो वो बर्फ़ नीचे गिर जाएगा और वो जो यू शेप का कट बना है वो एक तरह से ऊपर हैंगिंग वैली बन जाएगा, यानी ऐसा घाटी जो कि ऊपर हवा में लटक रहा है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मोरेन हो गया, MORAINE जिसका स्पेलिंग है, वो भी बर्फ़ के डिफरेंट एक्शंस के थ्रू बनता है। अब हम ऐसे लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे जो हवाओं से बनते हैं। बर्फ़ वाले के बारे में ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज़्यादा उसको समझाने की ज़रूरत है, पर अभी रिवीजन क्लास है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप बस बेसिक जानें, अभी रिवीजन पे जानें, सवाल इन्हीं में से आ जाएंगे। कई बार एक अंदर से आ सकता है, तो उसके लिए मैं आशा करता हूँ आपने थोड़ी बहुत खुद से मेहनत की होगी और जो मैं शब्द बता रहा हूँ या तो थोड़ा उस पर रिसर्च कर लो या फिर शायद आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। इतनी तो उम्मीद की जा सकती है आपसे। आप BPSC अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा तो आपका रिवीजन लेवल, थोड़ा बहुत आपकी पढ़ाई का लेवल होना ही चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं ऐसे ज़मीनी स्ट्रक्चर्स, ऐसे ज़मीन पे बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हवाओं ने बनाया। तो उसमें से पहला हो जाता है मशरूम रॉक, यानी ऐसा चट्टान जिसको नीचे से काट दिया गया और ऊपर छाते जैसा है। हवा उसके नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा हमला करी। तो हवा क्या हमला करती है?
नहीं, सिर्फ हवा का काम नहीं है। हवा अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े उड़ा ले जाती है। वो पत्थर जब उसे टकराते हैं तो एक उसमें शेप बनने लगता है सैकड़ों सालों में, बहुत सालों में। पर नीचे से ही क्यों ज़्यादा करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हवा अपने साथ जितना भारी टुकड़ा होगा वो ज़मीन से ज़्यादा करीब हवा उसको उठाएगा। तो जितना ज़्यादा मजबूत वाला टुकड़ा है वो किसी भी पत्थर के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा टकराता है। तो जितना मजबूत टुकड़ा जहाँ ज़्यादा टकराएगा वो हिस्सा ज़्यादा कटेगा। तो इसीलिए नीचे वाला हिस्से में कटाव ज़्यादा होता है। और इसीलिए मशरूम जो छाता आप देखते हैं वो नीचे से किस तरह पतली पतली सी डंडी होती है और ऊपर किस तरह उसका जो पंख होता है वो बना होता है, तो मशरूम जैसा वो शेप ले लेता है। फिर है सैंड ड्यून्स, यानी रेत के पहाड़ हो गए। बारखन हो गए। बारखन भी सैंड ड्यून ही होता है, बस ये चांद के शेप में बन जाता है, जो उसको बारखन कहते हैं। लोएस LOESS, ये पतली सी मिट्टी का बहुत महीन जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं, बेहद महीन जो रेत के टुकड़े होते हैं, वो कहीं भी वो जमा जो कर देता है, ठीक है, उसको लोएस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स। इनकी रचना खास तौर पे वहाँ होती है जहाँ चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये ज़मीन से लटकते हुए कोन की तरह शेप वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कई बार ज़मीन से ऊपर की ओर उठे होते हैं और कई बार गुफाओं की छतों से नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। जैसे ही गूगल पे करोगे सर्च, इनके इमेजेस आ जाएंगे, देख लो, बस वही है और कुछ नहीं। और ये लाइम के बने होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और जब बारिश का पानी जब कास्ट रीजन यानी लाइम वाले रीजन से जब नीचे की ओर गुफाओं में सीपता है, यानी अंदर की ओर जब वो पानी बहने लगता है, तो उस पानी में जो घुला हुआ चूना पत्थर है वो धीरे धीरे जम के एक शेप लेता है और वो पहाड़ जैसा एक अलग ही तरह का शेप लेगा। आप फोटो ज़रूर देखिएगा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, STLSCTIT स्टेलेक्टाइट, STALAGMITE स्टेलेग्माइट, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? तो जो छत से ज़मीन की ओर बढ़ रहा होगा वो स्टेलेक्टाइट होगा, और जो ज़मीन से गुफा की छत की ओर उग रहा होगा यानी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा वो स्टेलेग्माइट होगा। अब कुछ ज़मीन के हिस्से हैं वो समुंदर के पानी से भी बनते हैं। तो समुंदर के किनारे अगर कोई लाइमस्टोन का पहाड़ है या कोई किसी भी तरह का आमतौर पे पहाड़ है, तो लगातार जो पानी का जो वेग होता है, पानी का जो स्पीड होता है, वो जो उसके जो वेव्स बनते हैं, उससे जो वो टकराता है वो गुफाओं के दीवारों से, तो एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। तो उसको सी केव कहते हैं। बीच तो आपने सब सुना होगा, समुद्र का किनारा जो होता है जहाँ लोग आराम फरमाते हैं, उसे बीच कहते हैं। सैंड बार होता है एक। सैंड बार वो जगह होता है जो बीच से थोड़ी दूरी पे, यानी समुंदर की ओर कहीं बीच में ही उसने रेत जमा कर दिया है। तो ऐसा लगता है मानो जो बीच वाला हिस्सा है, यानी जहाँ जो समुद्र का किनारा है, वो समुंदर से कट गया है, बीच में कहीं पानी आ गया हो और ये तालाब जैसा बन गया और समुंदर उसके बाद है। पर असल में वहाँ रेत जमा होने के कारण वो एक सैंड बार सा होता है, और वो समुद्र से कनेक्टेड होता है। कहीं ना कहीं वो खुला होगा, कहीं ना कहीं से कटा होगा, समुद्र से अभी भी वो जुड़ा हुआ ही होता है। उसको सैंड बार कहते हैं। एक लगून होता है, यानी समुद्र से कट गया है, ज़मीन में किसी तरह से आ गया है, पर है समुद्र का ही पानी, तो उसको लगून कहते हैं, ठीक है। जैसे कयाल है केरला में, काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर एक वेम्बनाड लेक है, वो भी शायद सॉल्ट वाटर ही है ना, पता करके ज़रा बताना, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा क्या है, ठीक है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का मोस्ट ऑफ द जो कंटेक्स्ट था वो हमने पूरा कर लिया है। आगे अगर कुछ और आता है तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आएंगे। भारत के आसपास का ज्योग्राफी किस तरह है उसके ऊपर जानेंगे, उनके पोजीशन के बारे में जानेंगे, उसके फिजिकल रंग रूप के बारे में जानेंगे। अभी जो था वो ग्लोबल फैक्टर यानी वैश्विक फैक्टर हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के मामले में। अब भारत और इसके आसपास के भूभाग के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। पहले तो इंडिया लोकेटेड कहाँ है ये जान लीजिए। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब में आपका इंडिया आपका पूरी तरह से आता है, ठीक है। तो इसीलिए नदर्न हिसाब से ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये लैटीट्यूड पे आ जाता है, और लॉन्गिट्यूड पे देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये लॉन्गिट्यूड पे आ जाएगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट रेखा इससे पास होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी हम जानते हैं, 23.5 डिग्री पे। डिवीज़न के लिए आप भारत के पड़ोसी देशों के नाम देख लीजिएगा। सबसे बड़े बॉर्डर किसके साथ लगते हैं? वैसे बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ लगता है वो भी देख लीजिएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके रिवीजन के लिए है, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन मस्ट है। और ये बस कहीं भी बुक खोलोगे, कोई भी बुक खोलोगे, फट से मिल जाएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स, कौन स्टेट अभी रिसेंटली बना है, ये सब एक बार देख लीजिएगा। कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर इसके ऊपर सवाल बनता है तो। भारत के साइज़ के बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है ये। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आबादी के मामले में हम सिर्फ एक देश से पीछे हैं, बस
चाइना शायद 2036 तक उसको ओवरटेक कर जाएं, या कुछ लोग तो 2026 ही कह रहे थे, देखते हैं कब कब ओवरटेक करते हैं। भारत के जो कुछ मुख्य फिजिकल फैक्टर्स है जिनको जानना भी ज़रूरी है, जिनको समझना भी ज़रूरी है, वो है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ यानी द ग्रेट माउंटेन हिमालय, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, फिर कोस्टल प्लेन हमारे हो जाते हैं, फिर इंडियन डेजर्ट हो जाता है, और फिर कुछ आइलैंड यानी कुछ जो द्वीप हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमालयाज़ के साथ। हिमालय को ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। ऑब्वियसली ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ का जो पहाड़ के पर्वत श्रृंखलाओं में आता है, तो इसको ग्रेट वॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत का जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, और म्यांमार के भी सदर्न हिस्से आ जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बिल्कुल बाकी जो कॉन्टिनेंट है उससे अलग कर देता है, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक अलग ही छोटा सा महाद्वीप ही अपने आप में एक तरह से बना रहता है। हिमालय का जो लंबाई है यानी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है हिमालय का, वो है अराउंड 2500 किलोमीटर, और जो इसकी विथ यानी जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग कहीं 250 किलोमीटर, कहीं 400 किलोमीटर, इस तरह से। क्योंकि ये कुदरती स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली एक इंसान ने तो बनाया नहीं कि एक फिक्स्ड साइज़ में आपको हर जगह मिलेगा, तो ये कुदरती तौर पे बना है, तो कहीं ज़्यादा चौड़ा है तो कहीं चौड़ाई इसकी थोड़ी कम हो जाती है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, और ये 8848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। और एक और इससे करंट अफेयर्स का भी आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट ऊंचाई है और ये पिछली बार से 0.86 मीटर बढ़ चुका है। और इस बार जिन कंट्रीज़ ने इसको नापा है इसके ऊपर भी शायद क्वेश्चन बन सकता है। हर बार चाइना और इंडिया और नेपाल मिलकर नापता था जब भी इसकी हाइट को मेजर करने की कोशिश की गई थी। इस बार चाइना और नेपाल ने मिलकर इसकी हाइट को नापा है, तो हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है क्योंकि काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, नया है, लेटेस्ट है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हिमालय को किस तरह से बांटते हैं? द ग्रेटर हिमालय, द लेसर हिमालय एंड द थर्ड वन इज़ आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और जो सबसे ऊंचा वाला पहाड़ सब है वो भी इसी में है। कुछ मुख्य बातें जो आपको इसके ऊपर पता होनी चाहिए वो है कि जैसे जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी में है, सबसे अधिक जो बर्फ़ का जो संग्रह है यानी जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो इसी रेंज पे है, हिमालय का जो रेंज है उसी पे है। और गंगा भी जो है वो इसी रेंज से ओरिजिनेट होती है। जब हम रिवर्स के बारे में जानेंगे तो गंगा के बारे में और जानेंगे। फिर जो सेकेंड हमारा रेंज है हिमालय का वो है हिमाचल हिमालय, या जिसे लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं। टूरिस्ट सेंटर्स यहाँ बहुत हैं, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया। तो अंग्रेज़ों ने इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट कह लो या फिर एज अ हिल स्टेशन के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, अंग्रेज़ों के टाइम से ही हो रहा था। उसके बाद आ जाता है आउटर हिमालय। ये तीनों जो रेंजेस हैं, जो हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया और शिवालिक जो हो गया, ये जो तीनों रेंजेस हैं ये मोस्टली आ जाएंगे आपके जो पैरेलल रेंज के तौर पे होते हैं, ये वैसे ही आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर आ जाते हैं। जो नॉर्थ इंडिया है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका पंजाब हरियाणा प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। हरियाणा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है वो मोस्टली जो उसकी जो सिंचाई करती हैं, जो रिवर्स जो हैं वो मोस्टली आपकी हो जाती है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, बस ये जान लो क्योंकि तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा पीछे कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए सुन लो कि इसमें जो रिवर्स हैं वो इंडस, झेलम, चेनाब हैं, और इसका सारा पानी हमें पाकिस्तान को देना होता है। रावी, ब्यास, सतलज जो रिवर्स हैं उसका पूरा पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, और ये सारे रिवर्स मिलकर ही इंडस वाटर सिस्टम या इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का पार्ट बनाते हैं। अब हम जानेंगे अबाउट द पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो प्रायद्वीप वाला हिस्सा है उसके बारे में जानेंगे। पेनिनसुला पहले होता क्या है? पेनिनसुला वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडियन पेनिनसुला जो है वो भी साउथ में क्या है, उसके इंडियन ओशियन है। ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी आता है। अभी अभी मुझे किसी ने करेक्ट किया। अरेबियन सी वाले साइड में वेस्टर्न घाट्स है, और जो बे ऑफ बंगाल वाला साइड है इसमें आपके ईस्टर्न घाट आ जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये एक वन लाइनर के तौर पर शायद सवाल भी आ सकता है कि वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री भी उसको कहते हैं। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों आके साउथ में आपके कन्याकुमारी के आसपास या फिर नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे आके आपस में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और वहाँ जो फॉरेस्ट वगैरह है वो भी हम जानेंगे थोड़ा बहुत, पर आगे जानेंगे उसके बारे में। इसका जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है उसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप को हिंदी में दक्कन उद्भेदन भी कहते हैं। हम जानेंगे भारत के कुछ मुख्य प्लेट्यूज़ के बारे में। तो मारवाड़ अपलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, बुंदेलखंड है, मालवा प्लेट्यू,
बाघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू एंड छत्तीसगढ़ प्लेन। आपका काम है कि इसको मैप में एक बार ढूंढिए, चाहे गूगल की मदद से ढूंढिए, चाहे जैसे आपके लिए संभावना संभव हो वैसे आप इसको थोड़ा ढूंढिए। इससे आप मैप में एक्चुअली लोकेट कर पाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ है और आपको एक आसानी होगी उस चीज़ को समझने में। अब हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझेंगे। कोस्टल प्लेन होता क्या है? असल में ये समुंदर और मुख्य ज़मीन के बीच एक पतली सी ज़मीन की पट्टी सी होती है, यानी स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, जो कि समुद्री मिट्टी और कहिए कि ज़मीन की मिट्टी के मिले जुले हिस्सों के कारण होता है। अब समुद्री मिट्टी में क्या हो गया, तो सहवाल हो गए, रेत हो गया, इस तरह से, और इधर की मिट्टी जो जो भी जिस तरह की भी ज़मीन है उस तरह की मिट्टी से मिलके आपस में ये एक समुद्री कोस्टल प्लेन बनाते हैं, यानी समुद्र का जो किनारा है उस तरह का एक अलग ही किस्म का ज़मीन भूमि का निर्माण होता है। ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन है हमारा दो कोस्टल प्लेन है, पहले तो ये जान लो, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो कि बे ऑफ बंगाल जो हिस्सा है समंदर का उस ओर है, और ये उड़ीसा से लेके कन्याकुमारी तक साउथ में फैला हुआ है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसको नॉर्दर्न सिरकार भी कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार या सिरकार, CIRCAR, और जो इसका साउथ वाला हिस्सा है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। इधर जो रिवर्स, ज़्यादातर जो साउथ की रिवर्स हैं वो इसी ओर आके समुंदर से मिलती हैं, और कुछ मुख्य जो रिवर्स हैं यानी जो नदियां हैं जो इस ओर आती हैं उसमें एक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और अधिकांश रिवर्स जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर आती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों डेल्टा का निर्माण करती हैं ये आप ज़रा देखिएगा। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स बहती हैं वो ज़्यादातर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा रिसर्च का है, आप थोड़ा पता करिए, और कभी पूरे क्लास में हम, अभी तो समय इतना नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफाइन करें, बट जल्दी ही एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लास आफ्टर दिस एग्जामिनेशन आई विल स्टार्ट। ठीक है, इधर कुछ बेहद फेमस लगून्स भी हैं, जैसे चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, राइस के कल्टीवेशन यानी चावल की खेती के लिए ये वाला हिस्सा काफ़ी मशहूर है। वहीं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है, और ये अरेबियन सी की ओर होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये समुद्र से थोड़ा उठा हुआ है, यानी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो समुद्र की ओर थोड़ा झुका है और ये समुद्र की ओर थोड़ा उठा है। देखो शायद पीछे जो मैं सवाल पूछा हूँ उसमें इससे कोई मदद मिले तो देख लेना। ठीक है, और ये बड़ा अनइवन प्लेन है, यानी कि ये नॉर्थ की ओर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है इसका जो कोस्ट लाइन है, और जब साउथ की ओर आते जाते हैं तो इसका जो कोस्ट लाइन है ये थोड़ा पतला होते जाता है। ठीक है, और इसकी एक जिम्मेदारी वेस्टर्न घाट पे भी आ जाती है, क्योंकि बीच में पहाड़ है तो वो पहाड़ जो कोस्ट के है वो ज़्यादा करीब हो जाता है, तो इस कारण भी नॉर्थ में ज़्यादा चौड़ा और साउथ में थोड़ा पतला है। इसका भी जो गोवा से लेके गुजरात, या फिर गुजरात से लेके कह लो गोवा तक का हिस्सा है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और गोवा से लेके जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है उसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ भी बहुत से लगून्स, बहुत से सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, आप जैसे वेम्बनाड हो गया और भी बहुत से हो गए। ठीक है, इधर कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा है, उठा हुआ है, इसलिए इधर पोर्ट का निर्माण करना ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल और ईजी हो जाता है। जैसे कुछ मेजर पोर्ट्स में इधर कांडला, मुंबई, जवाहरलाल पोर्ट, मरमगांव पोर्ट हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचिन हो गया, ये सब लोकेशन ढूंढिएगा, और हो सके तो सारे मेजर पोर्ट्स ढूंढ के याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं अपने भारत के रेगिस्तान वाले फीचर के ऊपर, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये अरावली जो रेंज है जो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक, मध्य प्रदेश गुजरात में भी जाती है, उसके वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है ये। ठीक है, और ये राजस्थान और जो पाकिस्तान का जो सिंध वाला हिस्सा है, सिंध पंजाब, उधर भी फैला हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बीच में इसके अरावली रेंज खड़ा है, और अरावली रेंज ने ही इस रेगिस्तान को एक तरह से इधर की ओर, बाकी नॉर्थ की ओर फैलने से रोक रखा है। अदरवाइज़ ये रेगिस्तान अभी और बड़ा हो चुका होता और थोड़ा नॉर्थ की ओर फैल चुका होता। पर हम आज हैं कि अरावली को बिल्कुल बर्बाद करने में लगे हैं, अरावली को पत्थरों के लिए और उसके जंगल को ख़त्म करने में लगे हैं। उसका जो वन्य जीव है बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है अरावली में, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पहाड़ों को पत्थरों के लिए काटा जा रहा है, और बिल्कुल इकोसिस्टम को हम तबाह करने पे लगे हुए हैं। सांबर लेक इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। सांबर लेक आपको रेगिस्तान वाले हिस्से में ही मिलेगा। अब आ जाते हैं आइलैंड्स के ऊपर पे, तो हमारे पास दो आइलैंड्स का ग्रुप है, एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है वो कोरल आइलैंड्स का बना है। कोरल क्या है? ये एक पॉलिप सा स्ट्रक्चर होता है, इससे ज़्यादा अभी रिविजन में जान पाना संभव नहीं है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल्स की मदद से बनता है, और ये 36 है लगभग, और ये 300 किलोमीटर दूर पड़ जाता है तुम्हारा केरला से लगभग। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में 324 आइलैंड्स हैं लगभग। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स है वो थोड़े अनइनहेबिटेड हैं, जहाँ हैं भी वहाँ बहुत पुरानी जनजाति रहती है। बहुत से जगहों का इस्तेमाल हम रिसर्च के लिए करते हैं, बहुत इतने छोटे हैं कि वहाँ जीवन संभव नहीं, मतलब वहाँ पे रह पाना या कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, पर बहुत से जगहों पे मिलिट्री बेस है,
तो इस तरह से अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग कौन करता है, यानी अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स दोनों मिलकर अंडमान और निकोबार बनाते हैं। तो इन दोनों को जो अलग करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, यानी ये जो लैटिट्यूड है जो कि 10 डिग्रीज बनाता है, ठीक उसी जगह से ये अलग होते हैं। और जो वहाँ से वाटर फ्लो करके, यानी जो समुद्र का पानी जो उसे अलग कर रहा है, उसी को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये आपका बेसिक अबाउट आइलैंड्स हो गए। वैसे तो आइलैंड्स में बहुत हो जाता है पढ़ने के लिए, पूरा 1 घंटे का एक क्लास सिर्फ आइलैंड्स के ऊपर पढ़ाया जा सकता है, पर फिलहाल हमारे पास वो लग्जरी है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं भारतीय क्लाइमेट के बारे में थोड़ा, जो भारत का क्लाइमेट किस तरह का है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिर्फ भारत नहीं, जब क्लाइमेट में तो बात करेंगे तो एक थोड़े बड़े जगह की क्लाइमेट की बात हो जाती है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही पूरा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से प्रभावित होता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पता ही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज़ इधर से आ जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो मुख्य तौर पे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसूनल है, पर जगह जगह में आप जो लंबे समय में क्लाइमेट और भी छोटे छोटे एरिया वाइज भी क्लाइमेट को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ का जो साइड है वो ज़्यादा अनइवन क्लाइमेट फेस करता है, यानी विंटर्स में यहाँ काफ़ी विंटर होता है और गर्मियों में उतना ही ज़्यादा गर्मी होता है। सेंट्रल इंडिया में भी वही हाल है। और जब आप कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी इवन तापमान रहता है, मतलब तापमान काफ़ी बैलेंस रहता है, ना ज़्यादा विंटर आती है ना ज़्यादा समर आता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ऐसी स्थिति वहाँ रहती है। पर वहाँ ह्यूमिडिटी आप देखिएगा, यानी जो हवा में मॉइस्चर होता है, पानी जो हवा में मौजूद होता है, उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से आपको कई बार कोस्टल एरिया में भले ही टेम्परेचर बैलेंस है पर गर्मी बहुत लग सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो पसीना है वो जल्दी उड़ता नहीं है। तो एक अजीब सा अनबैलेंस है, हर जगह थोड़ा कहीं कंफर्ट है कहीं आराम है, तो उसके हिसाब से वहाँ की कुछ समस्याएं भी होती हैं। भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ अत्यधिक बारिश होती है, जैसे मौसिनराम, चेरापूंजी, मेघालय हो गया, यहाँ 2500 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश हो जाती है। वहीं थार डेजर्ट यानी भारत का जो मरुस्थल है, वहाँ मात्र 13 सेंटीमीटर या उसी के आसपास एक एवरेज रेनफॉल होता है। वहीं मालाबार कोस्ट है केरला, जहाँ साल में जो टेम्परेचर में बदलाव होता है वो मात्र 3 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पूरे साल टेम्परेचर के में अंतर आएगा तो बस इतने का ही, चाहे समर हो या विंटर हो, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। पर अगर आप पंजाब के अंबाला, हिसार वाले हिस्से में जाइएगा तो 20-20 डिग्री तक तापमान का अंतर आ सकता है। ठीक है, वो भी कई बार एक ही दिन में कुछ है टेम्परेचर, रात में कुछ है टेम्परेचर, तो बहुत टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है। और भारत अपने आप में एक महाद्वीप की खूबसूरती रखता है, महाद्वीप जैसी इसकी खासियतें हैं, अद्भुत देश है। अब हम जानेंगे सॉइल्स इन इंडिया, किस तरह की जो मिट्टी है वो भारत में पाई जाती है। मिट्टी जो है वो, जो सॉइल की बात हम कर रहे हैं, वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो एक पतली सी लेयर है जो खेती के लायक होती है, जिसके ऊपर हम रह रहे होते हैं, उसी के बारे में रेफरेंस किया जाता है, उसी के बारे में जो इसको बताने का उद्देश्य है वो वही है। और खेती प्रधान देशों के लिए अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होना तो भाई अति आवश्यक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब खेती प्रधान कंट्रीज़ हैं, खेती प्रधान देश हैं, तो यहाँ अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी होना इनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, और उचित मात्रा में उस मिट्टी के साथ पानी, खाद, ये सब जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो भारत में बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी भी जिसको कहते हैं। भारत का जो पूर्व का हिस्सा है ये अधिकांश उसी हिस्से में पाया जाता है, या बहुत से रिवर जो सिस्टम है वो ये जमा करती हैं, तो उसके कारण रिवर्स के किनारे जो मिट्टी लेके चलती हैं अपने साथ, उसके किनारे ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। साउथ में आपको जो रिवर महानदी है, तो महानदी जो डेल्टा फॉर्म करती है, वहाँ पे आपको इस तरह की मिट्टी मिल सकती है। फिर जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी रिवर्स है, ये रिवर्स भी जहाँ जब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और वहाँ जो ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, वहाँ पर भी इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी में जो खेती जो ये सपोर्ट करता है, जिस तरह के जो फसलों को ये उगने में सहायक होता है, वो फसल कुछ इस प्रकार है। जैसे खरीफ की खेती, रबी है, इन तरह की खेतियों को ये बड़े अच्छे से सपोर्ट करता है। फिर कॉटन हो गया, दलहन की खेती हो गई, जिसे ऑयल सीड हो गए, शुगर केन हो गया, तो इस तरह की खेती ये काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ पे इस तरह की मिट्टी में कर पाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो है, ये यहाँ पे जूट की भी खेती होती है। ठीक है, जूट की खेती भी यहाँ के किसान करते हैं और वो इस मिट्टी में काफ़ी अच्छे से फूलती फलती है। अब हम जानेंगे दूसरी टाइप ऑफ मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी के बारे में। काला रंग इसका क्यों होता है, पहली बात तो ये, और काली मिट्टी से इसके रंग के ही कारण कहते हैं। तो काला रंग इसका होने का ये कारण है कि इसका ओरिजिन जो है, जो इसका जन्म है, ये वोल्केनिक है, यानी ज्वालामुखीय तौर पे इसका जन्म हुआ है। यानी ये इस तरह, यानी जो ये मिट्टी बनी है, ये ज्वालामुखी के पत्थरों के टूटने से ये मिट्टी की रचना हुई है। इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए मिट्टी बेहद उपयुक्त है और कॉटन की खेती इसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है।
महाराष्ट्र का जो सौराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कॉटन की खेती भी ज़बरदस्त होती है। फिर जो हमारा मालवा प्लेटी हो गया, मध्य प्रदेश के जो साउथ के हिस्से हैं यानी दक्षिण के जो हिस्से हैं वहाँ भी ये मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद जो गोदावरी रिवर है और जो कृष्णा रिवर है उनकी भी जो घाटियाँ हैं वहाँ भी काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ किस तरह की खेती बेहतर है यहाँ पे करने के लिए, तो कॉटन तो आपने अभी भी जान ही लिया, फिर ज्वार है, फिर वीट है, शुगर केन, लिनसीड यानी जो तिल होता है उसके लिए, फिर ग्राम है, फ्रूट एंड बहुत से वेजिटेबल्स भी यहाँ पे उगते हैं। ग्राम हो गया आपका चना, और ज्वार तो आप जानते ही हैं, वीट हो गया गेहूँ, शुगर केन जो गन्ना होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे अबाउट रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये मिट्टी वेदरिंग यानी मौसम के प्रभाव के कारण बनती है और ये थोड़ी क्रिस्टलाइन होती है, यानी छोटे छोटे इसमें पत्थर से हो सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे पत्थर जैसे बहुत छोटे, मतलब एकदम महीन टुकड़े, महीन वाले, एकदम ऐसा नहीं कि तुम हाथ में मिट्टी उठाओगे और पत्थर आएगा, बेहद महीन टुकड़े, एकदम महीन टुकड़े होते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी इग्नियस यानी ये भी जो आग्नेय जो चट्टाने हैं उनके धीरे धीरे टूटने के कारण, बारिश में धीरे धीरे तोड़ती है, उसके कारण ही ये मिट्टी की रचना होती है। ठीक है, इनके लाल होने का जो कारण है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए आप देखोगे कि जहाँ रेड सॉइल है अधिकांश वहाँ पे आयरन माइनिंग यानी लोहे की जो माइनिंग है लोहे के लिए, वो अधिकांश जगहों पे होती है, चाहे कर्नाटका हो गया आपका, चाहे आपका जो गोवा में बहुत सी जगह हैं, तो इन जगहों पे और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ रेड सॉइल है, वहाँ अच्छी खासी आयरन और माइनिंग होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, ईस्टर्न छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, नीलगिरी, तमिलनाडु, मतलब बहुत सी जगहों पे आयरन और माइनिंग होती है और वहाँ रेड सॉइल भी पाया जाता है। किस तरह के क्रॉप्स के लिए अच्छा है, तो वीट भी यहाँ उग जाता है, राइस, मिलेट्स, पल्सेस यानी अलग अलग तरह के जो दाल हैं वो भी यहाँ उगते हैं। अगली मिट्टी जो है वो है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल को लैटराइट ही कहते हैं। ये बेहद ख़राब हो चुकी मिट्टी जो अपनी गुणवत्ता खो चुकी है उस तरह की मिट्टी होती है। लगातार बारिश, पेड़ नहीं होने के ऊपर से वनस्पति उसके ऊपर नहीं होने के कारण ये जो अपने अंदर का जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी तरह के एग्रीकल्चर या किसी भी तरह के प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, वो समय के साथ लगातार बारिश होने की वजह से उसका इरोजन हो जाता है, वो बह जाता है। मिट्टी बस एक बिना जीवन को सपोर्ट करने वाली बस एक मिट्टी रह जाती है। तो ऐसे ही मिट्टी को हम लैटराइट सॉइल कहते हैं। ये बहुत से हिस्से तमिलनाडु के हो गए, उड़ीसा के हो गए, ये वहाँ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के भी कई हिस्से हैं। ये किसी भी तरह के एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल हैं। एग्रीकल्चर इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा खाद वाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एसिडिक हो जाता है ये सॉइल, और ये किसी भी तरह के मॉइस्चर को अपने अंदर रख नहीं पाता है, यानी बारिश होती है और बस बह जाता है। अगला जो है वो है डेजर्ट सॉइल यानी रेगिस्तान की मिट्टी। ये बेहद सूखी होती है, बेहद भुरभुरी सी होती है। ठीक है, और अरावली के जो वेस्टर्न साइड है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उधर ये पाई जाती है। ये फॉस्फेट में पर रिच होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस भी है, तो अगर प्रॉपरली इसको इरीगेट किया जा सके यानी ठीक से पानी मिल जाए तो ये खेती थोड़ी बहुत वीट वगैरह इसमें खेती किया जा सकता है। अब भारत में खेती की क्या स्थिति है ये समझ लीजिए। तो लगभग 60 से 70% भारत का जो आबादी है वो खेती पे आज भी निर्भर है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो 2/3 आबादी इस देश की खेती के ऊपर आज भी निर्भर है। भारत में खेती जो होती है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, यानी ज़्यादातर लोग बाज़ार में बेचने के बजाय खुद के लिए फार्मिंग करना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, मजबूरी है। खेती में जो उपज है वो कम है, लागत जो है वो लोगों की ज़्यादा हो जाती है, तो जब तक उनके पास अपने खाने से ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो बाज़ार में फिर बेचेंगे कैसे। तो इसीलिए खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ सबसिस्टेंस है, यानी खुद का किसी तरह निर्वहन हो जाए, वो वही यहाँ होता है। एक अदर टाइप ऑफ फार्मिंग है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें आपने सुना होगा कि दो तीन तरह के फसल एक ही खेत पे अलग अलग हिस्से में बुने जाते हैं। ठीक है, ताकि एक किसी तरह सफल हो जाए तो पूरा घाटा ना हो, कुछ ना कुछ दूसरे फसल में निकल जाए, और दोनों का फ़ायदा होता है कि कई बार एक फसल जो है वो दूसरे फसल को उगने में सपोर्ट करता है। तो इस तरह का भी बैलेंस है। फिर एक खेती का तरीका है जिसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसा कि नाम से है, आज यहाँ कल वहाँ। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, पर जो जंगल में आज भी जो ट्राइबल्स हमारे रहते हैं, ठीक है, वो हज़ारों साल से ऐसा करते आ रहे हैं। हमने जंगल को इतना छोटा कर दिया है कि अब हम उन्हीं से फिर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अब तुम जंगल मत काटो। हमने काट के पूरा दुनिया बसा दिया, हमने काट के जंगल घटा दिया, और उनका जो सालों पुराना है जिससे जंगल को, हाँ आज के समय में तो अब कहेंगे कि अब कम ही है तो भाई ठीक है, काटोगे तुम तो हमें नुकसान टाइप लगता है, पर हमने पूरा जंगल खत्म कर दिया। अभी भी जो बेचारे ट्राइबल्स हैं उन्हीं को कहते हैं ना, तुम मत काटो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। तो ये सब हो रहा है। तो ये है अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो जो बहुत से एग्जाम्पल है इसके, जैसे
स्लैश एंड बर्न हो गया, झूम कल्टीवेशन हो गया, तो ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। एक जगह काटते हैं, वहाँ कुछ दिन खेती करते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं, फिर जब वहाँ पे खेती करने लायक रहता नहीं है तो उस जगह को वैसे ही छोड़ के उस जगह को फिर से अब पनपने के लिए छोड़ के कहीं और जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं, वहाँ के हिस्से में खेती करते हैं, तब तक जब तक कि वहाँ खेती हो पा रही है। फिर एक तरह की खेती होती है जिसे एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, और एक्सटेंसिव फार्मिंग के तहत हम लोग बहुत बड़े हिस्से पे, ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पे कम मज़दूरों का इस्तेमाल करते हुए खेती करते हैं। ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ आबादी बहुत कम है, ज़मीन बहुत है। इंटेंसिव फार्मिंग ठीक इसके उल्टा होता है, एक अदर फॉर्म ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ ज़मीन कम है, काम करने वाले ज़्यादा है। यानी छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे बहुत ज़्यादा लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो इंटेंसिव फार्मिंग, जैसे ये अपने कंट्री में, इंडिया में काफ़ी देखा जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? जैसे रबर का पेड़ हो गया, शुगर केन हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, जब इस तरह का हम प्लांटेशन खेती में करते हैं तो इसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। बनाना वगैरह का भी खेती, केले का खेती जब करते हैं। भारतीय खेती में समस्याएं क्या क्या हैं, इसके ऊपर कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कि यहाँ ज़मीन जो है किसानों के पास काफ़ी छोटी मात्रा में, कुछ के पास होंगे, पर जो मुख्य तौर पे आमतौर पे हमारे जो छोटे किसान हैं वो अधिकांश छोटे ही हैं, उनके ज़मीन भी काफ़ी छोटे ही पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत बड़े लेवल पे कोई काम को, कोई खेती के हिस्से को भी नहीं कर पाते हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, हेवी रेनफॉल, बारिश पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, तो कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जानवरों से खतरा है, जंगलों के कटने से खतरा है, जंगल कट रहे हैं तो मौसम बदल रहे हैं, जानवर खुले रहते हैं तो आके लोगों के खेतों में उनके फसल को तबाह कर देते हैं। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं। जो फिनेंस है, यानी जो धन की उपलब्धि है, उसकी भी दिक्कत है। सरकार किसे उपलब्ध कराती है, किसे नहीं, बैंक किसे उपलब्ध कराते हैं, किसे नहीं, इस तरह की एक बड़ी अजीब सी समस्या है। कई बार हमारे किसानों को अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, उर्वरक नहीं मिलते हैं, फर्टिलाइज़र्स नहीं मिलते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी बेहद पुराने वाले ही इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं। तो गरीबी के एक अजीब से जाल में फंसे हुए हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादातर जो नहीं पढ़े हैं वही खेती में भी अभी तक हैं। जो पढ़े हैं वो अगर खेती कर रहे हैं तो उन्होंने खेती को कुछ बेहतर बनाया है, और ज़्यादा पढ़े लिखे तो खैर खेती में बहुत सपोर्ट नहीं होने के कारण वो खेती की तरफ उनका रुझान ही नहीं है। चलिए, ये खेती की कुछ कमियां थी, अब हम जान लेते हैं कि हमारे देश में खेती के जो सीजन्स हैं वो किस तरह बटे हुए हैं। तो आप सब जानते होंगे, एक रबी की खेती होती है, एक खरीफ की खेती होती है और एक जायद है। इन जो रबी और खरीफ के बीच का समय है, कुछ समय मिल जाता है कई जगहों पे, तो वहाँ पे लोग जो फसल लगाते हैं छोटे समय के लिए, उसको जायद कहते हैं। रबी जो है ये बारिश के बाद वाले मौसम की खेती है, बारिश के बाद, ठीक है। सितंबर अक्टूबर से फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, और खरीफ का जो सीज़न है इसके ख़त्म होने के बाद ही जाहिर सी बात होती है। इसमें गेहूँ हो गए, बार्ली हो गया, पल्सेस जो कि दलहन होता है वो बुना जाता है, बहुत से तेल वाले जो फसल है, ऑयल सीड्स, उनकी खेती होती है। फिर आते हैं खरीफ के बारे में। खरीफ जैसे ही बरसात का मौसम आया, खरीफ की बुआई शुरू हो जाती है पूरे भारत में। जून जुलाई का ये समय है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर तक इसके फसल कट जाते हैं, और तब फिर जाहिर सी बात है रबी की खेती शुरू हो जाती है। इसके जो कुछ मुख्य फसल हैं वो है राइस, मेज़, मेज़ भुट्टा जो होता है, मिलेट्स हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, कॉटन, जूट, ये सब खरीफ सीज़न में इनकी बुआई होती है। फिर जायद के बारे में आते हैं। जायद वो समय है जब ठंड ख़त्म हो रही होती है, यानी अप्रैल का समय जब आ चुका होता है, उस समय इसकी खेती शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें आमतौर पे वेजिटेबल्स हो गए, कुछ फल जो शॉर्ट टर्म में मतलब जल्दी तैयार हो जाए उस तरह के फल हो, जैसे वाटरमेलन हो गए, इस तरह की फलों की बुआई होती है। अब हम जानेंगे भारत से जुड़ी हुई एक खेती का बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बारे में भी जब खेती जान रहे हैं तो कुछ ये पॉइंट भी जान लेने आवश्यक हैं। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 1960 में लगभग शुरू हुआ था, उसके आसपास, जब हमारे पास अचानक हम पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट होने लगे थे, अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, अपने किसानों के लिए, अपने लोगों के खाने के लिए। तब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि अपना देश खाने पीने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, यानी पर्याप्त हो जाए, कि हम अपने देश में ही अपने खाने के लिए पर्याप्त भोजन उगा लेते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा भी हुआ, पर इसका फ़ायदा किसे हुआ, ये जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि इसका फ़ायदा मुख्य तौर पे बड़े किसानों को हुआ। छोटे किसान तब भी गरीब थे, और आज तो भाई दयनीय स्थिति है। तब का तो मैं नहीं पता, पर आज का तो ज़रूर कहूँगा, आज की स्थिति दयनीय है। ये जो रेवोल्यूशन था ये मुख्य तौर पे HYV सीड्स, हाइब्रिड जो होते हैं सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, गेहूँ और चावल के, इनको बनाया गया, इनका इस्तेमाल किया गया। फिर बहुत फर्टिलाइज़र हो गए, मशीन हो गए, इरिगेशन का जो है वो मशीनी तरीके से इरिगेशन होने लगा, तो इन तरीक़ों से काफ़ी फ़ायदा हुआ। उर्वरक का इस्तेमाल, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका बहुत बढ़ गया। तो हाँ, कह सकते हैं कि हम खाने में तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, पर खाने की क्वालिटी काफ़ी गिर गई। आज हज़ार तरह की बीमारियां हैं हमें,
हर जगह हमारे तरफ जो खाना है वो किसी न किसी तरह के खाद में, किसी न किसी तरह के मतलब अजीब से तरीके से हम जी रहे हैं। तो ये समस्याएँ तो हैं। आज हम वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, पर ये इतना आसान भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हम भारत में ज़मीनों का इस्तेमाल किस प्रकार होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। भारत में जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड का जो इस्तेमाल है वो लगभग 43.41% है। जंगल का जो क्षेत्र है वो 22.57% हो जाता है। वेटलैंड 6.29, कल्टिवेबल वेस्ट 4.41, फैलो लैंड यानी छोड़े हुए लैंड, वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं, ना कल्टिवेशन है ना वेस्ट है, बस लोगों ने छोड़ रखा है। वैसे 10.85 है, ये घटा ही है। पास्चर है, मीडो है। पास्चर ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे जो चारागाह जिसे कहते हैं, ये 3.45 है। और नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ यानी खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खेल हो गए पता नहीं या फिर अन्य किसी तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल जो है वो लगभग 6.29% है। अब वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, यानी जल और उसके उपयोग के बारे में। तो जल तो भाई जीवन है, और ये एक ज़मीन पे पाया जाता है और एक ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो जो जल ज़मीन पे पाया जाता है उसके बारे में पहले तो थोड़ा बहुत जान लो। भारत में लगभग 109 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल, यानी एवरेज यानी पूरे देश का, कहीं ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, जैसे चिरापूंजी में 1600 सेंटीमीटर तक हो जा रहा है। तो इस तरह से थार डेजर्ट में है कि 13 सेंटीमीटर भी पूरे साल में ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से इन सबों को बैलेंस करके जब एवरेज करके देखते हैं तो लगभग 109 सेंटीमीटर पूरे भारत में एक एवरेज रेनफॉल को माना गया है। अब हम अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में बस आपके थोड़े जानने के लायक नंबर्स ही हैं कि लगभग 7900 मिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जाता है, जिसमें से कि सिर्फ 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही जो है वो ऊपर के सॉइल के जो लेयर है उसमें बचा है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, जब हम पानी के लिए जो ट्यूबवेल खोदते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। अब हम जानेंगे कि हमारी खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो जो कुएँ हैं या फिर जो मोटर खोदे जाते हैं उससे लगभग उसका हिस्सा लगभग 46% है, 46%। कैनाल्स जो सरकार जो नहरें बनाती हैं उसका हिसाब 39% है, 39% है। टैंक जो हैं तो छोटे छोटे जो पानी के जो जमा होने के लिए टैंक बनाए जाते हैं उसका हिस्सा 8% है, 8% है। और बाकी अन्य सोर्सेज होंगे जैसे स्प्रिंग हो गया, कहीं कुदरती तौर पर पानी मिल रहा है, कहीं तालाब है कुछ किसी तरह का, तो ऐसी जगहों पे 7% है। अगले टॉपिक में हम पावर सोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार फिर से देखिए, रिवाइज़ करिए, और जितना रिवीजन हो सके जो मैंने पीछे रिवाइज़ करने के लिए आपको देखने के लिए बताया उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए। इससे आपका जो रिवीजन है वो बेहतर होगा, आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो कहीं बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद फिलहाल के लिए, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।